जो हमने प्रोग्राम इंस्टॉल किया था वो था गिट फॉर विंडोज। और तो उस गिट के साथ कुछ और यूटिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। तो वो था, वो सिर्फ गिट ही नहीं इंस्टॉल करा था हमने। जैसे ये स्टार्ट मेन्यू में गिट फोल्डर आया हो, उसके अंदर एक कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स आए जैसे गिट बैश है, गिट सीएमडी है, गिट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और गिट गुई और रिलीज नोट्स। ठीक है, तो हम गिट यूज करेंगे गिट बैश से। जीयूआई यूज करने का तरीका भी है वैसे, एक ये भी प्रोवाइड करता है वो जो हमारा क्या गिट फॉर विंडोज है, वो भी प्रोवाइड करता है ये वाला। अभी इसके अंदर अगर हम रेपोजिटरी खोलेंगे तो वो दिख जाएगा हमें। बट जो मोस्ट पावरफुली यूज करें हम गिट को वो उसके कमांड लाइन से है, तो हम कमांड लाइन का यूज करेंगे। कमांड लाइन में इसमें दो प्रोग्राम दिए ना, गिट सीएमडी गिट बैश। तो अगर वैसे बताऊं तो मैं नॉर्मल सीएमडी के अंदर भी हम अपना गिट यूज कर सकते हैं। जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट अगर खोलेंगे हम, विंडोज टर्मिनल के अंदर खुलेगा। तो जैसे हमने कमांड प्रॉम्प्ट पहले यूज कर रखा है, हमने गिट इंस्टॉल करा था तो हमें एक प्रोग्राम मिला हुआ गिट नाम से, वही गिट जिससे यूज करेंगे। तो अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो कुछ आएगा उसके बारे में। और वेयर करके एक कमांड थे जिससे हम देख सकते थे कहाँ इंस्टॉल है, तो वेयर गिट करूंगा तो फिर उसकी लोकेशन पता चल जाएगी, यहाँ पे मेरा गिट इंस्टॉल हो रखा है। ठीक है, अब ये गिट इंस्टॉल यहाँ पे हो रखा है, पर यूज तो हम सीएमडी से भी कर सकते हैं। तो हम, अब वो हमें अलग से प्रोवाइड क्यों कर रखा है उसने, ये जो है यहाँ पे गिट सीएमडी और वो गिट सीएमडी और गिट बैश। देखो सीएमडी तो यही है कमांड प्रॉम्प्ट उसका, ये सेम वो ये आएगा। पर इसमें क्या होता है कि वो जो मैं बता रहा था ना, गिट फॉर विंडोज अलग से एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो अलग अलग यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल पे ऐड नहीं करता हमारे पाथ पे। कुछ प्रोग्राम्स है जो ऐड करता है, जैसे गिट हो गया जो इसेंशियल प्रोग्राम्स है, और कुछ प्रोग्राम्स जो कि नॉन इसेंशियल होते हैं वो ऐड नहीं करता डायरेक्ट इन्वायरमेंट पे। तो इसके जो प्रोग्राम है, अगर उससे तुम यूज करोगे गिट को तो वो वाले प्रोग्राम हमें मिल जाएंगे। बट अगर नॉर्मल किसी नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट विंडो से करोगे तो उससे नहीं मिलेगा वो सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम यूज करेंगे उसे गिट बैश से। हम गिट बैश क्या है, गिट बैश से पहले गिट वो मतलब बैश ही है। बैश जब मैं शेल का बता रहा था, वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं हम गिट बैश को यूज, पर हम अगर जो विंडो 10 से नीचे हो तो वो तो वही करेगा, पर जो विंडो 10 के ऊपर है जिसको वो मैंने विंडोज टर्मिनल करना बताया था, तो फिर हम उसे विंडोज टर्मिनल से करेंगे। जैसे यहाँ हमने एक नई विंडो टर्मिनल की वो खोल ली विंडो, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके हम देख सकते हैं गिट बैश आ जाएगा अगर सही से इंस्टॉल करा है गिट, तो यहाँ पे किसी ना किसी ऑप्शन में आ जाएगा, उसमें क्लिक करना, वो नई विंडो उसकी नई प्रोफाइल खुल जाएगी। हाँ, तो मैं बता रहा था बैश क्या है। बैश जैसे कि शेल वाला जो सेशन था उसमें जो जिसमें शेल्स के बारे में बताया था मैंने, गया तो उसमें देखा होगा तुमने नाम लिखा था बैश का। बैश एक शेल है, वो भी बॉर्न अगेन शेल बोलते हैं तो ये शेल है जो कि यूज की जाती है हमारे लिनक्स और मैक में। ठीक है, पर और जो ज्यादातर लिनक्स की डिस्ट्रोज हैं उसमें बैश डिफॉल्ट आती है जो शेल होती है, जैसे हमारे विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट और पावर शेल आती है, लिनक्स में बैश आती है। तो अ, उस वाले शेल को विंडोज में सिमुलेट करने के लिए जो हमारा गिट फॉर विंडोज प्रोजेक्ट है उसने एक प्रोग्राम बना रखा है गिट बैश। तो ये गिट बैश वही है, उसका थोड़ा स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन है, जो हमारा पूरा बैश है उसका। उसमें सारे फीचर्स तो अवेलेबल नहीं है जो बैश में होते हैं, पर कुछ कुछ जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं। और जो कमांड्स उस बैश पे होती है वो है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे ऐसे गिट बैश से। अब तुम गिट बैश वहां से खोल लेना, यहाँ से, या तो फिर विंडोज टर्मिनल खोल लेना वहां से, यहाँ से खोल सकते हो। और अगर तुमने मेरी वो वीडियो देखी होगी जो मैंने बताई थी, और तो उसमें अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक फोल्डर में अगर वो खोलना है गेट बैश, ताकि हमारी करंट डायरेक्टरी वही रहे, तो यहाँ से राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस, और यहाँ पर नहीं आ रहा क्या,
अगर यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं आ रहा कि इसमें ओपन विथ बैश गिट बैश ऐसे करके, तो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कर लेना, शिफ्ट राइट क्लिक, उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक, और कुछ नहीं, यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा ऑप्शन। ठीक है, जिसके उसमें आ रहा है वो ठीक है, मेरे उसमें नहीं आ रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पर आता है। तो ओपन गिट बैश शेयर ऐसे करके कुछ आता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। तो जैसे कि हमने कमांड प्रॉम्प्ट सीखा था, उसमें काफ़ी टाइम लगा था। और तो अब थोड़ा सा गिट बैश के लिए भी देख लेते हैं, बस कुछ कमांड देखेंगे जो एसेंशियल है। फिर उसके बाद हम गिट का देखते हैं। ठीक है, पहले तो इसमें जो पाथ का था, पाथ मैंने बताया था कि किसी भी फाइल या फोल्डर की लोकेशन होती है। तो जो कमांड प्रॉम्प्ट में लिखने का तरीका था, जो विंडोज स्टाइल था लिखने का पाथ को, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये बैश में। इसमें एक तो बैक स्लैश की जगह फॉरवर्ड स्लैश यूज होते हैं पाथ को सेपरेट करने के लिए। और जैसे कि अगर मुझे सी ड्राइव के अंदर जाना है या डी ड्राइव के अंदर जाना है, जैसे मुझे डी ड्राइव के अंदर नाइन फोल्डर था उसके अंदर जाना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा सी डी स्लैश डी। तो ये स्लैश डी होता है, ये हमारी ड्राइव बताता है कौन सी ड्राइव है। तो मैं एंटर करूंगा तो ये डी ड्राइव के अंदर पहुंच जाऊंगा। तो फिर सी डी, और फिर अब रिलेटिव पाथ भी डाल सकता हूँ डी के अंदर ही, अगर नरेन है तो फिर मैं ऐसे नरेन करके लिखूंगा। और और नरेन ही आ गया। और फिर इसके अंदर अगर मुझे ये तो हो गया चेंज डायरेक्टरी के लिए, जो कि उसमें भी सी डी था, सेम कमांड है। फिर उसके आगे नाम लिख दो फोल्डर का वो है। और पाथ भी मैंने बता दिया कैसे लिखते हैं, उसमें बैक स्लैश की जगह फॉरवर्ड स्लैश, और ड्राइव को दिखाने के लिए स्लैश, फिर ड्राइव का लेटर। ठीक है। और ये थोड़ा लिनक्स स्टाइल में है, तभी ये ऐसे यूज करता है। ठीक है। और अब जैसे उसमें था कि सीडी करके अगर स्पेस करके एंटर कर देते हो तो उसमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट हो जाती थी, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर तुम्हें करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करानी है तो उसमें कमांड होती है पीडब्ल्यूडी, तो उसका मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो एंटर करोगे तो फिर वो डायरेक्टरी दिखा देगा कौन सी डायरेक्टरी में है, स्लैश टी स्लैश नरेन। ठीक है। अब उसमें एक कमांड था कि हमारी जो डायरेक्टरीज के अंदर जो कंटेंट्स है उसको लिस्ट करना है। तो उसका कमांड था डी आई आर। ठीक है। पर इसमें डी आई आर कमांड नहीं होता है, इसमें कमांड होता है एल एस। एल एस का मतलब लिस्ट होता है। तो एल एस करोगे तो इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में तुम्हें उस जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर का कंटेंट दिखा देगा कोई बना। ठीक है, तो इसमें जो स्लैश स्लैश करके आ रहे हैं ब्लू कलर में बने हुए आ रहे हैं, ये हमारे फोल्डर्स हैं। और जो ऐसे नॉर्मल उसमें आ रहा है ये ऐसे टेक्स्ट में, तो ये वाली हमारे फाइल्स हैं। फाइल किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे इसमें फोल्डर दिख रहा है लूप नाम से, तो मैं लूप फोल्डर के अंदर अगर जाना चाहता हूँ तो सी डी फिर लूप। ठीक है, फिर एंटर। तो फिर मैं लूप फोल्डर के अंदर चले गया। अब मैं यहाँ पे एलएस दोबारा करूंगा तो मुझे यहाँ के फाइल्स दिख जाएगी सारी। तो ये सारी फाइल्स हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो ये एक फोल्डर था, मैंने डमी फोल्डर बनाया। हाँ, तो एलएस करेंगे तो हमारी सारी फोल्डर्स दिख जाएंगे इसके अंदर, फोल्डर्स और फाइल्स जो भी हैं। एलएस के साथ और भी मतलब स्विचेस होते हैं, जैसे उसमें स्विचेस थे जो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में स्विचेस थे, वो कैसे यूज करते थे हम स्लैश करके। जैसे कि अगर एलएस की अगर हेल्प देखनी तो स्लैश क्वेश्चन मार्क करते थे, पर इसमें स्लैश वाला तरीका यूज नहीं होता। मैंने बताया था कि जैसे जो नॉन लिनक्स मतलब नॉन विंडोज वाली सेल्स है, जो भी मोस्टली अदर जो सेल्स हैं, वो स्विचेस को हाइफन कैरेक्टर से डिनोट करते हैं। तो जैसे अगर मुझे एलएस कमांड की हेल्प देखनी है, तो इसमें तरीका होता है कि हाइफन हाइफन हेल्प या तो हाइफन एच, उन दोनों से कुछ भी कर लो। अब जो अवेलेबल है वो स्विच वो यूज होगा इसमें, दोनों ही अवेलेबल है शायद। तो हाइफन हाइफन हेल्प अगर करेंगे तो फिर हमें एलएस कमांड की हेल्प दिख जाएगी। ठीक है, तो एलएस लिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स द करंट डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट, सॉर्ट एंट्रीज अल्फाबेटिकली नन, और ये सब। ठीक है, तो इसके जो अलग अलग स्विचेस है ये दिखा रहे हैं। और इसमें जैसे कि ये हाइफन हाइफन ऑल और हाइफन ए, ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो जनरली होता है कि अगर डबल हाइफन यूज हो रहे हैं तो उसका लॉन्ग फॉर्म होती है, और सिंगल आइकन हो रही है तो उसी कमांड की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं इस ऑप्शन को। अलग अलग ऑप्शन है सारे अवेलेबल। तो और जैसे उसमें शेल को या टर्मिनल को क्लियर करने का क्या तरीका था, सी एल एस। इसमें सी एल एस नहीं होता, इसमें होता है क्लियर।
उसमें कमांड थी, किसमें कमांड प्रॉम्प्ट में जो कमांड थी हमारी टर्मिनल को क्लियर करने के लिए वो होती है CLS, पर इसमें जो हमारी कमांड है वो होती है क्लियर। तो हम यहाँ पे क्लियर लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो फिर हमारे टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। और अब क्या इसमें LS करके दोबारा हम डायरेक्टरी देख सकते हैं उसके अंदर जो है, और देखते हैं कमांड्स क्या क्या है इसमें। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी बता दी, CD बता दी, और एक क्लियर बता दिया मैंने टर्मिनल क्लियर करने के लिए। अगर एक नया बनाना है यहाँ पे, ठीक है, अगर एक नया फोल्डर बनाना है तो उसमें जैसे कमांड थी MD, इसमें कमांड MD तो अवेलेबल नहीं है, पर इसमें MKDIR कमांड अवेलेबल होती है। तो MKDIR कमांड ऐसे टाइप करेंगे तो फिर उसके आगे जो फोल्डर बनाना है उसका नाम, जैसे मुझे टेस्ट फोल्डर बनाना है तो MKDIR टेस्ट करेंगे, तो ये टेस्ट नाम का एक फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट फिर LS, और फिर एक नया फोल्डर बनेगा यहाँ पे टेस्ट। ठीक है, और ये हो गया मेक डायरेक्टरी का। उसमें ये भी होता है कि अगर तुम्हें एक ऐसी डायरेक्टरी बनानी है जैसे टेस्ट टू, और पूरा डायरेक्टरी का ट्री बनानी है, जैसे इसके अंदर भी कोई फोल्डर बनाना है टेम्प, और इसके अंदर कोई लॉग्स नाम से ऐसे करके फोल्डर बनाना है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट वन फोल्डर, उसके अंदर टेम्प फोल्डर, उसके अंदर लॉग्स फोल्डर। तो ये इसमें से कोई भी डायरेक्टरी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, जैसे टेस्ट वन एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो टेम्प भी नहीं करेगी, लॉग्स भी नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर होनी चाहिए वो। तो अगर सीधे एंटर दबाओगे तो फिर यहाँ पे एरर आएगा कि ऐसी डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो क्रिएट नहीं कर सकता। पर अगर फिर भी तुम्हें बनाना है पूरा स्ट्रक्चर साथ में बन जाए तो MKDI, और उसके साथ एक स्विच होता है, ऑप्शन होता है -P, और फिर अब वो सारा वो वैसे ही लिख दोगे दोबारा, तो सारी इंटरमीडिएट जो डायरेक्टरीज हैं, इस डायरेक्टरी को बनाने के लिए जो जो डायरेक्टरीज रिक्वायर्ड है वो सारी क्रिएट हो जाएगी बीच में। तो अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो फिर LS दबा के देख सकते हैं कि टेस्ट वन नाम से एक डायरेक्टरी बन गई है, और उसके अंदर अगर हम जाके देखेंगे, हाँ, फिर तो इसके अंदर टेम्प बन गई होगी, और इसके अंदर टेम्प के अंदर भी एक लॉक्स नाम का फोल्डर बन चुका होगा। ठीक है, और इसमें ये डॉट और डॉट डॉट का मतलब सेम होता है, वो वैसे यूज कर सकते हो जैसे यूज करते हैं, ऐसे करके। तो और कौन सी कमांड है, मैं एक डायरेक्टरी बता दी। अब डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो रिमूव करने का कमांड, इसमें डायरेक्टरी और फाइल को रिमूव करने का कमांड सेम होता है, RM। RM कमांड, RM लिखोगे और उसके आगे फाइल का नाम दे दो तो फाइल डिलीट हो जाती है, अगर फोल्डर का नाम दोगे तो फोल्डर डिलीट हो जाता है। जो जैसे अगर मेरा टेस्ट फोल्डर बनाया था तो RM टेस्ट करूंगा। अच्छा हाँ, इसके लिए एक वो स्विच देना पड़ता है, RM स्पेस R। R मतलब ऐसे रिकर्सिव होता है, रिकर्सिव मतलब उसके अंदर की जो जो चीजें है वो रिकर्सिवली सारी डिलीट हो जानी चाहिए। अगर उसके अंदर भी कोई फोल्डर है तो उसके अंदर की भी सारी चीजें ऐसे करके, तो RM-R करूंगा टेस्ट, तो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। LS, ठीक है, ये एम्प्टी फोल्डर था हमारा। और जैसे कि हम टेस्ट वन करते हैं, ठीक है, तो टेस्ट वन फोल्डर भी डिलीट होगा। और ऐसे ही मैं इसके अगर नाम फाइल का नाम दे देता हूँ वो भी डिलीट हो जाता है। RM फाइल और फोल्डर दोनों को कर देता है। एक और कमांड होता है RMDIR, वो सिर्फ डायरेक्टरी को रिमूव करता है, उसके आगे किसी भी डायरेक्टरी का नाम अगर दे दिया तो वो उस डायरेक्टरी को डिलीट कर देगा। पर ये होता है कि इसमें डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए वो नाम देने से पहले। अगर एम्प्टी नहीं है फिर भी तुम्हें डिलीट करना है तो फिर उसकी हेल्प देख सकते हो, उसमें एक स्विच होता है, ये पेरेंट्स वाला। नहीं, हाँ शायद यही वाला होता है, तो इससे हम वो भी डिलीट कर सकते हैं जो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो फिर क्लियर से मैं से एग्जिट कर वो क्लियर कर देता हूँ। रिमूव करना बता दिया। अब एक मूव कमांड होता है, मूव MV कमांड, उससे हम रीनेम भी कर सकते हैं, उससे हम मूव भी कर सकते हैं फाइल को। तो जैसे अगर मुझे लोगो डॉट पीएनजी को इमेज डॉट पीएनजी बनाना है तो मैं करूँगा मूव, फिर सोर्स जो है हमारा लोगो डॉट पीएनजी, और इसको कहाँ मूव कराना है इमेज डॉट पीएनजी, तो लोगो डॉट पीएनजी इमेज डॉट पीएनजी में चेंज हो जाएगी, तो मतलब रीनेम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके मैं इसको वापस ला सकता हूँ इसी में। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको मूव भी करा सकता हूँ, जैसे मुझे लोगो डॉट पी मूव कराना है बैकअप फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा MV लोगो डॉट पीएनजी, और फिर बैकअप जो भी डेस्टिनेशन हमारा एंटर करूंगा तो वहाँ मूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिस्ट कर सकता हूँ बैकअप को,
तो उसके अंदर ये लोगो डॉट पीएनजी जो है वो हमारा बन जाएगी फाइल, मतलब मूव हो गई वहां से। तो फिर मैं वापस ले आता हूँ उसे वहां से, बैकअप लोगो डॉट पीएनजी और फिर डॉट। डॉट का मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे। तो यहाँ पे अगर एलएस करके देखोगे तो फिर लोगो डॉट पीएनजी वापस आ गई। ठीक है। और चेंज करने देख ली, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी देख ली, टर्मिनल को क्लियर करना देख लिया, डायरेक्टरी बनानी देख लिया, अब डायरेक्टरी डिलीट करनी भी देख ली, और चीजें मूव करनी भी देख ली। अब एक और लास्ट कमांड है इसमें, जो हम फाइल क्रिएशन का, उसमें बहुत अलग अलग तरीके थे कमांड प्रॉम्प्ट में। इसमें सिंपल है कि टच लिखो, टच फिर फाइल का नाम जो भी है, जैसे फाइल डॉट टी में लिखूंगा तो एक फाइल बन जाएगी, जिस फाइल फाइल डॉट टी एलएस करके देख सकते हैं। तो ये फाइल डॉट टी हमारी बन चुकी है। तो ऐसे करके फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं हम कोई। अब इसमें जैसे हम हिडन फाइल बनाना है, या हिडन फोल्डर बनाना है, तो किसी भी फोल्डर या फाइल के आगे डॉट लगा दोगे तो वो हाइड हो जाती है इसमें। तो ये लिनक्स स्टाइल का फाइल सिस्टम है ना, तो लिनक्स में ऐसा ही होता है कि अगर किसी भी फोल्डर या फाइल के स्टार्टिंग में डॉट होता है तो वो हिडन फाइल्स होती है। तो जैसे अगर मैं कोई फाइल बनाऊं डॉट हिडन डॉट टी, तो ये अगर मैं एलएस करूंगा तो यहाँ पे वो फाइल नहीं दिखेगी। ठीक है, पर अगर इसको देखना है तो फिर एलएस के साथ स्विच होता है LS-A। तो इससे हमारी सारी वो दिख जाती है हिडन फाइल्स भी, जैसे हिडन डॉट टी है तो ये इससे हमारी वो वाली फाइल्स भी दिखती है। और एक और स्विच होता है इसके साथ, -A, -L। एल से होता है लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। तो ये करेंगे तो ये उसी फॉर्मेट में दिख जाएगा, जैसे सीएमडी में हम डीआर करते हैं तो उस फॉर्मेट में दिख जाता है। ठीक है, तो इसमें फाइल की परमिशन दिख जाती हैं, और ये किसने बनाया है, मतलब ओनर कौन है इस फाइल का, और भी सारी चीजें हैं, जो इसकी साइज हो गया, डेट ऑफ क्रिएशन, और ये सारी चीजें दिख जाती है साथ साथ में। ठीक है। और ये जो दो अलग अलग स्विच हैं, तो बैश में क्या होता है कि अलग अलग स्विचेस को हम कंबाइन भी कर सकते हैं साथ में। तो मुझे LS-A स्पेस -L ना लिख के LS-A और L, मैं ऐसा करूंगा तो दोनों स्विच कंबाइन हो गए और वो साथ में काम करेंगे, तो वैसे ही आउटपुट आएगा जैसा पिछली बार आया था। ठीक है। अब मैं डिलीट कर देता हूँ हिडन डॉट टेक्स्ट। तो शेल कमांड्स जितनी थी, अब इतनी मैंने अभी के लिए जितनी रिक्वायर्ड है उतनी बता दी मैंने, जो बैश को मिनिमम यूज करने की आनी चाहिए। अ, और इसमें नोट पैड चल जाना चाहिए वैसे तो। हाँ, जैसे विंडोज है तो इसमें चल जाएगा, नोट पैड करके कर सकते हैं हम। इसमें नए नोट पैड में नए फीचर्स आ गए हैं वैसे। हाँ, तो ऐसे करके वो चल जाएगा नोट पैड। तो नोट पैड के आगे अगर किसी फाइल का नाम लिखोगे, जैसे डॉट फाइल डॉट टी एक्स टी करके हमारी फाइल बनी है, और इसके आगे नोट पैड फाइल डॉट टी एक्स टी करोगे तो फिर वो नोटपैड में वो वाली फाइल खुल जाएगी, उसको एडिट करके सेव कर सकते हो। ठीक है, एडिट करके हेलो वाली तो सेव कर सकते हो, उसको सेव कर दी मैंने। हाँ, तो अब इसमें अगर तुमको इस फाइल के अंदर कंटेंट देखना है तो उसमें वो कमांड थी टाइप, इसमें एक कमांड होती है कैट। तो कैट, और फिर कैट के आगे तुम फाइल का नाम लिखोगे तो वो उसके अंदर कंटेंट प्रिंट हो जाता है। तो हो गया उसके अंदर कंटेंट प्रिंट, जो फाइल और टेक्स्ट थी। और सिमिलर एक कमांड है, अगर फाइल बहुत बड़ी हो रही है, जैसे उसमें मोर नाम का कमांड था जो कि अलग अलग पेजेस में आउटपुट दिखाता था, वैसे ही इसमें भी अगर फाइल बहुत बड़ी हो रही है तो लेस कमांड यूज कर सकते हैं। लेस फिर फाइल डॉट टी एंटर करेंगे तो यहाँ पे जैसे नीचे दिखा रहे हैं क्योंकि फाइल छोटी है। अगर इसमें और कंटेंट होता तो स्क्रॉल करके हम देख सकते थे। और फिर अगर इसको एग्जिट करना है तो वो क्यू दबा देना, फिर क्यू दबाने से फिर वो एग्जिट हो जाएगा और हम यहाँ पे वापस पहुंच जाएंगे। ठीक है। कि सीडी कमांड क्या है, वो क्या करती है? डायरेक्टरी चेंज, चेंज डायरेक्टरी लिख देता हूँ सीधा। ठीक है। PWD क्या करती है? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो करंट डायरेक्टरी है उसको प्रिंट करती है। मेक डायरेक्टरी के MKDIR मेक डायरेक्टरी, मतलब क्या है इसका कि न्यू डायरेक्टरी, क्रिएट न्यू डायरेक्टरी।
rm और rm रिमूव, ये क्या करता है, रिमूव फाइल और फोल्डर। ठीक है, ऐसे rm dir भी था, वो था रिमूव डायरेक्टरी, ये क्या करता है, रिमूव गिवन डायरेक्टरी। mv था, mv क्या करता है, mv था मूव, ये क्या करता है, मूव्स गिवन सोर्स टू डेस्टिनेशन। ऐसे ही टच क्या था, टच क्रिएट्स न्यू फाइल। ठीक है, इतनी कमांड्स है अभी फिलहाल के लिए, इतनी याद करो। जो कमांड है क्लियर्स द टर्मिनल स्क्रीन, और कौन सी कमांड थी, और एक और कमांड है कॉपी कमांड, वो भी देख लो। कॉपी कमांड सिंपल है, जैसे मूव कमांड थी। कॉपी में क्या होता है, इसका सिंटेक्स कॉपी सोर्स और फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपी करना है सोर्स को, कि कौन सी फाइल कॉपी करनी है और कहाँ पे कॉपी करनी है। ठीक है, तो अगर मैं अभी देखूँ कोई फाइल है, जैसे लोगो डॉट पीएनजी को मुझे बैकअप के अंदर भी कॉपी करना है, तो मैं लिखूंगा कॉपी लोगो डॉट पीएनजी और फिर बैकअप डॉट पीएनजी, बैकअप। तो मतलब सोर्स ये है हमारा लोगो डॉट पीएनजी, इसको कॉपी करना है बैकअप के अंदर, तो मैं एंटर करूंगा। हाँ, और वो फाइल कॉपी हो जाएगी। तो अगर हम अभी लिस्ट करें बैकअप को, तो हमें वहाँ पे वो फाइल दिख जाएगी जो लोगो डॉट पीएनजी हमारी फाइल है। ठीक है, और वो अभी हमारी करंट डायरेक्टरी में होगी, इसका मतलब कॉपी हो चुकी है। इसमें सीपी नहीं कर सकते क्रिएट सीपी कॉपी, नहीं इसमें नहीं कर सकते। इसमें ये हो सकता है कि हमारी कहीं ना कहीं फोल्डर पे हमने कुछ एम्प्टी फाइल्स बना के रखी हैं। अ, जैसे मान लो कि अ, यहीं पे मैं एक फाइल बना देता हूँ टेम्पलेट नाम से। ठीक है, टेम्पलेट नाम से मैंने एक फाइल बना दी। अब तो मैं इस वाली फाइल को बार बार कॉपी करके वो कर सकता हूँ, टेम्पलेट फिर फाइल फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो ऐसे करके मैं फाइल बना सकता हूँ। उसमें तो ये था ना कि हम पे एक कौन और नल नाम का वो मिलता था पहले से, उसको हम कॉपी करते थे यहाँ पे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो एक चीज देखने देना मुझे। तो आई थिंक इससे बना सकते हैं। हाँ, तो इससे भी बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वही है कि लिनक्स में जो बनाने का तरीका है वो हम टच से बनाते हैं। जैसे मैं उसमें बता रहा था ना कि एनीमल नाम हमारा एक वर्चुअल डिवाइस होता है जो कि ब्लैक होल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उसमें कुछ डालो या उससे कुछ रीड करने की कोशिश करो, उसका मतलब होता है कुछ नहीं। तो इसमें स्लैश डेफ स्लैश नल जो होता है, इसमें वही रिप्रेजेंट करता है। ये कैट क्या है, कैट अभी थोड़ी देर पहले देखा नहीं तूने, मैंने यहाँ पे लिखा लिखा भी नहीं है। ओके, कैट displays the contents of a file, ऐसे more तो नहीं, less displays the content of a file in multiple pages। तो कैट और लेस दो कमांड है वो फाइल के कंटेंट को देख। कैट तो वैसे कॉनकैटिनेट वर्ड का वो है शॉर्ट फॉर्म। कॉनकैटिनेट तो सुना ही होगा स्ट्रिंग में, जब तुमने सी पढ़ी थी। कॉनकैटिनेट मतलब दो चीजों को जोड़ देना। तो ये कॉनकैटिनेट फाइल्स टू स्टैंडर्ड आउटपुट जो मैंने बताया तुम्हें। ठीक है, अ, तो कैट कमांड, लेस कमांड और एलएस तो बताओगे, टच मूव। कॉपी वाली नहीं लिखेंगे, कॉपी कॉपीज। ठीक है, हेल्प अगर देखनी है किसी भी कमांड की, जैसे अगर एलएस कमांड की देखनी है तो हाइफन हाइफन हेल्प डिस्प्लेस हेल्प
इसके नाम ठीक। और मैंने इसमें बताया था कि ls हाइफन एच भी कर सकते हो। हाइफन एच जैसे इसमें काम नहीं कर रहा, ठीक है, इसमें काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें अवेलेबल नहीं होगा वो। हाइफन हाइफन हेल्प का दिखाया है क्या? वैसे तो डिफॉल्ट रहता ही है ना सब में, तो इसमें दिखा नहीं रखा है अलग से। तो किसी किसी में मैं बोल रहा हूँ, किसी किसी में हाइफन एच काम करता है, मतलब उसमें अवेलेबल होता है। और हाइफन मतलब हाइफन हाइफन हेल्प तो सब में होता है। हाइफन एच हो ना हो वो जरूरी नहीं है। उसके फिर वैसे तो लिनक्स में अलग तरीका है, इसमें इसमें भी हेल्प कमांड है ही है। हेल्प करके देख सकते हो, हेल्प एलएस। हेल्प हेल्प में एलएस नहीं आ रही, जो जो कमांड्स अवेलेबल होगी उसी के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि और कमांड्स हैं यहाँ पे। हाँ, एक कमांड भी होती है इसमें वैसे तो। फिर ये अगर मैं इतना बताने लगा तो फिर वो शेल के बारे में हो जाएगा कि शेल का लेक्चर हो जाएगा। शेल का लेक्चर नहीं है। हिस्ट्री में बस ये है कि तुम जो पुरानी कमांड्स है उसको देख सकते हो, जो जो लिखी है तुम। ठीक है। तो मैं यही खत्म कर रहा हूँ। लेट्स कंटिन्यू विथ गिट। मैंने आज कमांड्स तो बहुत सारी लिखी हैं, ये सारे कमांड्स लिखी हैं, देखते हैं कितना होता है। जो गिट रिपोजिटरी होती है उसी के अंदर हमारे प्रोजेक्ट है, जो हिस्ट्री है उसकी सारा डेटा उसी के अंदर स्टोर होता है रेपोजिटरी के। तो वो हमारी रिपोजिटरी है। तो किसी भी मतलब एक गिट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करने का तरीका या स्टार्ट करने का तरीका देखो। जैसे हमारे पास अभी तो नॉर्मल फोल्डर्स हैं, अलग अलग फोल्डर्स हैं। जैसे मैं गिट बैश के अंदर चले जाता हूँ, ठीक है, गिट बैश के अंदर चले जाता हूँ, ये मेरा फोल्डर है। अभी तक ये गिट की रिपोजिटरी नहीं बनी है, मतलब इसको अभी गिट ट्रैक नहीं कर सकता। मैं इस फ़ोल्डर को वैसे कराना भी नहीं चाहता, तो मैं एक किसी एक फ़ोल्डर बनाऊँगा यहाँ पे, डमी प्रोजेक्ट नाम से एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी बनाऊँगा, डमी प्रोजेक्ट। और मैं उसमें चेंज कर दूँगा डायरेक्टरी में, डमी प्रोजेक्ट, ठीक है? तो अभी इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ नहीं है क्योंकि अभी-अभी मैंने ये डायरेक्टरी बनाई है। अब अगर मैं चाहता हूँ, मैं इसके अंदर एक अपना प्रोजेक्ट बनाऊँगा और उस प्रोजेक्ट को मुझे ट्रैक करना है यूज़िंग गिट। तो उसको ट्रैक करने के लिए हमें सबसे पहले इसको रेपोजिटरी बनाना पड़ेगा, मतलब इसमें हमें अपनी गिट रेपोजिटरी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। उसको करने का सिंपल कमांड है, वो एक कमांड है गेट इनिट। गेट इनिट एंटर अगर मैं करूंगा तो उसमें कुछ लिखा है कि इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन डी, फिर ये पाथ दिखा रहा है कि कहाँ। तो अब यहाँ पे हमारी ये जो फोल्डर है डमी प्रोजेक्ट, ये एक इसके अंदर एक गिट रिपोजिटरी बन गई। और यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, उसके प्रॉम्प्ट जो है, प्रॉम्प्ट के साथ साथ कुछ और चीज भी दिखा रहा है मेन ये वो देखने के क्या है। तो यहाँ पे हमारी गिट रिपोजिटरी बन गई। मैं एलएस करूंगा और यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो जो लोकेशन आई है उसमें डॉट गिट करके आ रहा है ना। तो डॉट मैंने बताया था हिडन, अगर उसको हमें देखना है तो एलएस हाइफन ए कर सकते हैं, तो डॉट करके दिखा रहा है। और अगर हमें लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट चाहिए तो ए एल करके कर सकते हैं, एलएस हाइफन ए। तो हमारे ये डायरेक्टरी के अंदर ये जो डमी प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें वो दिखा रहा है डॉट गिट। अगर मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खोलूँ, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर खोल दूँ इस फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, वो हिडन फाइल होगी तो आई थिंक कभी नहीं दिख रहा हूँ। हाँ, तो ये जैसे हिडन फाइल है इसमें डॉट गेट करके, तो इसके अंदर जो चीजें हैं वो अभी देखते हैं। हाँ, तो ये गिट फोल्डर इसमें हिडन दिखा रहा है। विंडोज में वैसे डॉट से हम हिडन नहीं बना सकते, पर वो जो हमारा प्रोजेक्ट है ना गिट फॉर विंडोज, तो वो जब इनिशियलाइज करता होगा ये फोल्डर को बनाता होगा, उसे उसकी प्रॉपर्टी सेट कर देता होगा हिडन वाली। तो इसलिए वो हिडन आ रहा है यहाँ पे। तो डॉट गिट एक फोल्डर होता है। अब ये डॉट गिट होता है ना, ये गिट की रिपोजिटरी होती है। यही फोल्डर है जिसके अंदर हमारी सारा कंटेंट सेव होगा, जो भी ट्रैकिंग हिस्ट्री होगी, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो रेफरेंसेस होंगे, डॉट गिट फोल्डर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट वाला फोल्डर ये है, इसके अंदर हमारे एक गिट रिपोजिटरी बनी है, डॉट गिट जो फोल्डर है वो उसमें। ठीक है, तो अगर हम चेंज करते हैं डायरेक्टरी को डॉट गिट के अंदर और एलएस करेंगे हम, फिर मतलब इसके डॉट गिट फोल्डर के अंदर जाके हमने उसके कंटेंट देखे, यहाँ पे गेट डेर भी दिखा रहा है, देखो साथ साथ में ये हमारा गेट बैश है ना, तभी दिखा रहा है। अगर मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट कर रहा होता है ये सेम चीज, जैसे अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट चलाऊं और पहले वो डायरेक्टरी चेंज करता हूँ वहाँ पे नरेन
नाम से फोल्डर था, उसके अंदर लूप था, तो उसके अंदर डमी प्रोजेक्ट था। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे आ गया, देखो इस फोल्डर के अंदर आ गया मैं, पर यहाँ पे मुझे कोई ऐसा मेन नहीं दिखाया गिट, ठीक है। पर यहाँ पे हमारा गिट की रिपोजिटरी तो है ही है ना, अगर वो देखना है तो उसका एट्रीब्यूट ऐसे देखते थे, मतलब एट्रीब्यूट एच यूज करते थे और ऐसे डॉट गिट हमें दिख जाएगा, तो यहाँ पे है वो फोल्डर और ये गिट रिपोजिटरी है इस फोल्डर के अंदर। वो हमें वैसे नहीं दिखा रहा क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट में वैसा हो नहीं सकता। ये वाला जो गिट बैश है वो उसी के लिए है, तो फिर उसमें इजीली दिखा देता है वो ऐसे। अभी ये पता चलेगा कि ये ब्रांच का नेम होता है और ये डेर है, ये वो डायरेक्टरी हमारे गिट की रिपोजिटरी। अब तो हम इसमें दोबारा इनिशियलाइज कर देते हैं अपनी गिट रिपोजिटरी को। हो सकता है गिट है ना, अब हमारी एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई है, तो एक बार हम इस रिपोजिटरी के अंदर जाके देखते हैं, जो हमारा डॉट गिट फोल्डर है उसके अंदर cd डॉट गिट करूंगा तो उस फोल्डर के अंदर चले जाऊंगा, ls करके देखूंगा तो उसमें अलग अलग फोल्डर्स और फाइल्स हैं। कॉन्फ़िग, जैसे कि अगर तुमने इंस्टॉलेशन वीडियो देखी होगी तो उसमें कॉन्फ़िग का मतलब मैंने बताया था कि सेटिंग्स होती है गिट की। तो इस कॉन्फ़िग ये फाइल है, ठीक है, ये स्लैश नहीं आ रहा, ब्लू कलर नहीं आ रहा, मतलब ये फाइल है। इसके अंदर का कंटेंट देख सकते हो तुम, कैट फिर कॉन्फ़िग। तो इसमें कुछ सेटिंग्स स्टोर्ड है, और ये कॉन्फ़िग फाइल में इसकी सेटिंग स्टोर है। इसमें गिट में क्या होता है कि मल्टीपल स्कोप की सेटिंग्स होती हैं। अभी मैं सेटिंग के बारे में नहीं बताऊंगा उसमें कौन से स्कोप्स होते हैं, वो सारी चीजें। तो कॉन्फ़िग फाइल में एक सेटिंग स्टोर होती है, ठीक है। हमारी डिस्क्रिप्शन एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर ये जो रिपोजिटरी है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। वैसे तो शायद इसका नाम रख सकते हैं हम इसमें, डिस्क्रिप्शन। तो जैसे इसके अंदर कंटेंट क्या, नेम्ड रिपोजिटरी है, ये एडिट दिस फाइल डिस्क्रिप्शन टू नेम दिस रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट ही रहने देते हैं ज्यादातर केसेस में, तो इसमें अपने रिपोजिटरी का नाम सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको भी क्लियर करके दोबारा इसके अंदर कंटेंट देखूंगा, और इसमें है एक हेड नाम की फाइल। अगर कल की तुमने वीडियो देखी है, कल का लेक्चर देखा होगा, तो उसमें हेड मैंने बताया था कि हेड क्या होता है। एक स्पेशल टाइप का रेफरेंस होता है जो कि बताता है कि अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी की क्या स्टेट होगी, जिस पर बेस्ड होगी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी, ठीक है। तो अभी के लिए अगर हम हेड के अंदर देखें, मैंने क्या बताया था कि हेड रेफरेंस करता है और टाइप के रेफरेंसेस को, ठीक है। तो हेड के अंदर जो स्टोर है वो तुम देख सकते हो, एक रेफ स्टोर है। रेफ का मतलब रेफरेंसेस, जो कि रेफ्स, अगर यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा तो रेफ्स एक फोल्डर है। रेफ्स फोल्डर के अंदर एक हेड्स फोल्डर के अंदर एक मेन नाम की फाइल, जिसको ये रेफर कर रहा है हेड, ठीक है। अभी तो ये मेन फाइल वहां पे बनी नहीं होगी क्योंकि अभी हमने कुछ करा नहीं है इसके अंदर, बस इनिशियलाइज करा, तो अभी कुछ होगा नहीं है मेन के अंदर। हम फिर अभी जब हम कमिट कर देंगे तो उसमें ये मेन भी बन जाएगा। और अगर तुम्हें याद होगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैंने एक सेटिंग चेंज कराई थी कि डिफॉल्ट ब्रांच नेम करके ओवरराइड करना था, उसे मेन नाम करना था उसका। तो जो डिफॉल्ट ब्रांच का नेम है वो मेन, वही ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक हमारी जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस सिस्टम होता है हमारे गिट में, तो उसके अलग अलग नाम रख सकते हैं हम। तो एक जो डिफॉल्ट ब्रांच बनती है हमारी वो मेन नाम की बनती है, तो वही ब्रांच को रेफर करता है। हुक्स वाला फोल्डर अभी हम नहीं देखेंगे, ये कौन टॉपिक्स हैं। इन्फो वाले के अंदर बस इसके अंदर इन्फो होगी और कुछ चीजें एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, ये भी नहीं देखेंगे। अभी दो फोल्डर हमारे पास जो मेन है वो है एक ऑब्जेक्ट्स और एक रेप्स, ठीक है। अगर हम अभी इसके अंदर जाके देखेंगे तो अभी तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने जस्ट इनिशियलाइज करा, और अभी तो उसके अंदर कुछ स्टोर होने की चीजें ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे फोल्डर अभी एम्प्टी होंगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ फोल्डर्स हैं पर उसके अंदर जैसे हेड्स के अंदर मेन था, अभी नहीं बना है वो क्योंकि हमने वो नहीं करा, और टैग्स होंगे तो ये वाले रेफ्स के अंदर होंगे। अ, अब मैं दोबारा जाता हूँ अपनी वो बिहार वाली डायरेक्टरी में जहाँ पे मेरा मेन प्रोजेक्ट था। हाँ, तो मैं इस वाले अपने डायरेक्टरी में आ गया। तो गिट का काम क्या है, गिट का काम है फाइल को ट्रैक ट्रैक करना, उन पर चेंजेस जो है वो सारी चीजें। तो अभी अगर हम लिस्ट करते हैं इसका कंटेंट, तो अभी तो हमारी कोई फाइल ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब एक कमांड एक और है, अगर एक बार मैं हम्म, अ, ठीक है। तो एक कमांड एक और है, गेट स्टेटस।
तो ये कमांड को तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। गेट स्टेटस क्या होता है, जो तुम्हारी करंट गिट के रेपोजिटरी की जो स्टेटस चल रहा है वो देखने के लिए ये कमांड यूज़ होता है। तो गेट स्टेटस एंटर, अब इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है उसमें। तो उसने लिखा है कि ऑन ब्रांच मेन, मैंने बोला था ब्रांचेस होती है इसमें, ब्रांच का कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, कल आएगा, आज नहीं। तो ऑन ब्रांच मेन मतलब अभी हम ब्रांच में है कौन सी, उसका नाम दिखाया उसने मेन पे। और नो कमिट्स एट, कमिट्स मैंने कल बताया था क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारे हिस्ट्री में चेक पॉइंट्स मान लो, ये हिस्ट्री में जो चेक पॉइंट्स होते हैं, जो हमने हिस्ट्री अलग अलग पॉइंट्स सेव करें तो, या सेव पॉइंट्स बोल लो, वो होते हैं कमिट्स। ठीक है, तो अभी अभी तक हमने कोई कमिट नहीं करा है इसमें। फिर इसमें लिखा आ रहा है कि नथिंग टू कमिट, क्रिएट स्लैश कॉपी फाइल्स एंड यूज गेट ऐड टू ट्रैक। ठीक है, तो गेट इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा है कि वो हमें खुद कमांड बता देता है कि अगर ये करना है तो तुम्हें ये कर लो करके। ठीक है, तो उसमें ये बता रहा है कि अभी हमारे पास कुछ कमिट करने के लिए नहीं है, और अगर तुम्हें ट्रैक करना है तो इसके लिए कोई नई फाइल बनाओ, उसे गिट ऐड कर लो। अब वो देखते हैं। तो गिट स्टेटस से हम स्टेटस देख सकते हैं, और ये बार बार हम चलाएंगे इस कमांड को। तो अभी मैं अगर क्लियर करता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ मेन डॉट सी नाम से। ठीक है, तुम किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट को अपना ट्रैक कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए एक सी का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ छोटा सा। तो मैं इसको खोलूंगा, जैसे मैं पूरे फोल्डर को खोल देता हूँ कोड के अंदर, वीएस कोड के अंदर। ठीक है, तो उसका तरीका मैंने बताया था, कोड फिर डॉट। ठीक है, वैसे खुल जाएगा। हम्म, ये साइट फर्स्ट ऑर्डर, अपडेट हुआ था तो ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो मेन डॉट सी नाम की हमारी फाइल बनाई थी हमने। हम इस फाइल को एडिट करके इसमें थोड़ा सा अपना कंटेंट डाल देते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारी ये फाइल बन गई। ठीक है, ये सेव हो गई। अभी तुम्हें वीएस कोड के अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस दिख रहा होगा, जैसे ये ग्रीन कलर में आ रहा है अब इसका, और यू लिखा आ रहा है कुछ यहाँ पे, और ये नया सिंबल आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं बता रहा था ना कि वीएस कोड के अंदर गिट का सपोर्ट होता है कि वो गिट रेपोजिटरीज को ट्रैक कर सकता है इसी के अंदर से। तो जैसे ये है हमारा सोर्स कंट्रोल वाला, सोर्स कंट्रोल वाला इसमें दबाऊंगा मैं, तो इसमें गिट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी हम गिट को यूज कर सकते हैं, बट मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि हम जीयूआई नहीं यूज करें गिट के लिए। पहले अगर हम टर्मिनल सीख जाते तो वो मोस्ट एफिशिएंट वे होता है गिट को यूज करने का। तो अभी मैंने उसमें क्या करा, मैंने मेन डॉट सी के अंदर कुछ कोड लिखा और उसको सेव कर दिया, तो कैट मेन डॉट सी करके देख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, अब मैं गिट स्टेटस करूंगा दोबारा। अब मैं गिट स्टेटस करूंगा तो अब पहले जैसा आउटपुट नहीं आया, अब कुछ और आउटपुट आ रहा है। अभी भी वही आ रहा है कि ऑन ब्रांच मेन, तो ब्रांच तो हमने चेंज नहीं करी, तो ब्रांच उसी ब्रांच में है, तो मेन में हम। ठीक है, एक और चीज बोलूंगा कि जो जो टर्म्स तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहे, जैसे ब्रांच अगर समझ, बस अब ये समझ लो कि ब्रांच कुछ चीज होती है, वो आगे आके पक्का आएगी वो चीज। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है, तो हमारी ये फाइल बन रखी है अपनी, उसके अंदर कंटेंट ही है। तो अगर यहाँ पे हमने गिट स्टेटस चलाया, तो उसमें क्या आ रहा है, ऑन ब्रांच मेन, नो कमिट्स येट, और अनट्रैक्ड फाइल। फिर ये दिखा रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल्स है कुछ इसमें, यूज गेट, फिर ये कमांड बता रहा है कि इस कमांड का यूज करके तुम ये चीज कर सकते हो, टू इंक्लूड व्हाट विल बी कमिटेड। नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, यूज गिट ऐड टू ट्रैक, वही कमांड बताया दोबारा। अब जब मैं कल बता रहा था तो मैंने बताया था तो मैं स्टेजिंग एरिया, वर्किंग डायरेक्टरी और इस चीज के बारे में। ठीक है, तो स्टेजिंग एरिया, मैंने क्या बताया था कि जो हमारा गिट होता है वो डायरेक्टरी, जो हम डायरेक्टली हमारे जो वर्किंग ट्री है उससे उठा के कमिट में कोई चीजें सेव नहीं करता। वो एक टू स्टेप प्रोसेस है कि हमें वर्किंग डायरेक्टरी से पहले स्टेज एरिया पे डालना पड़ेगा, स्टेजिंग एरिया से फिर जो स्टेजिंग एरिया में जो जो चीज होगी वो नेक्स्ट कमिट में ऐड होती है। ठीक है, कल मैंने ये बताया था। तो अब यहाँ पे हम कुछ चीजें देख सकते हैं कि अनट्रैक्ड फाइल है। अनट्रैक्ड का फाइल, इसका मतलब होता है कि गिट इस फाइल को अभी ट्रैक नहीं कर रहा है, इसमें जो भी चेंजेस होंगे गिट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते कि गिट हमारी ये वाली फाइल करे। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि गिट ये वाली फाइल को ट्रैक करे, तो उसका कमांड होता है कौन सा, तो उसमें दिखा रहा है गिट ऐड, फिर फाइल का नाम गिट ऐड मेन डॉट सी। अब मैं गिट ऐड मेन डॉट सी करूंगा, तो फिर अ, अब दोबारा गिट स्टेटस चलाओगे तो यहाँ पे कुछ और दिखेगा। यहाँ पे एक तो वही है ऑन ब्रांच में नो कमिट्स yet, फिर क्या दिखा रहा है कि चेंज भी कमिटेड। अब इसमें इसकी स्टेट चेंज हो गई, पहले वो थी अनट्रैक्ड फाइल थी एक मेन डॉट सी, पर अब वो हो गई कि स्टेजिंग एरिया में चले गए, क्योंकि हमने ना स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया। जब हम अनट्रैक्ड फाइल को ऐड करते हैं तो वो सीधे जाके स्टेजिंग एरिया पे जाती है। अब स्टेजिंग एरिया पे गई, तो उसमें हमारी दिखा रही कि ये चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब जो नेक्स्ट कमिट में जो जो चेंजेस ऐड होंगे वो ये हैं कि एक न्यू फाइल बनी मेन डॉट सी नाम पे। ठीक है, तो गिट पर मैंने बोला था कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं किसी भी फाइल को ट्रैक करने की और उसको कमिट करने की। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, तो ये अलग अलग स्टेजेस को दिखा रहा है, अनट्रैक्ड, अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड और स्टेज्ड। ठीक है, अनट्रैक्ड वो फाइल्स होगी जिसको गिट अभी तक ट्रैक नहीं कर रहा है, उसमें चेंजेस जो भी हो वो गिट को उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर हमें उसे ट्रैक कराना है गिट से कि अब इसके अंदर के चेंजेस जो भी होंगे, मॉडिफिकेशन जो होंगे, वो ट्रैक करने हैं, उसको रिकॉर्ड करना है, तो उस फाइल को हमें ऐड करना पड़ेगा गिट के ट्रैकिंग वाले उसमें ट्रैकिंग सिस्टम में, और उसको ऐड करते हैं तो वो स्टेजिंग एरिया पे जाती है सबसे पहले। अगर फाइल को ट्रैक करेंगे तो हम उसको कैसे करते हैं, गेट ऐड फिर फाइल का नाम। तो ऐड द फाइल अगर जब करेंगे तो हम स्टेजिंग एरिया में पहुंच जाएंगे, वो फाइल कहाँ से चले जाएगी, स्टेजिंग एरिया पे। ठीक है, स्टेजिंग एरिया पे फाइल गई, और तो स्टेजिंग एरिया में जो जो चीजें होगी वो होती है जो कि नेक्स्ट कमिट पे सेव होने वाली है। ठीक है, जो चीजें स्टेजिंग एरिया पे नहीं है वो नेक्स्ट कमिट पे नहीं जाएगी। अब अब मैंने कुछ वो बताए थे, एक बार एक सेकंड मुझे देखने दो और आगे क्या क्या था। ठीक है, चलो ये बता दो। हाँ, तो जैसे कि मैंने इसको अपने स्टेजिंग एरिया पे डाल दिया है, अब मुझे इसको कमिट करना है। कमिट मतलब मेरी ये अभी जो प्रोजेक्ट है, करंट प्रोजेक्ट, वो सही से काम कर रहा है। मैं इसको सेव करना चाहता हूँ ये वाले पॉइंट को, कि मतलब अगर कभी मुझे इस पॉइंट पे वापस आना पड़े तो मैं आ सकूँ इजीली, तो मैं इस वाले स्टेज को सेव करना चाहूंगा। ठीक है, अब सेव करने के लिए जो कमांड है उसका मतलब कमिट करेंगे हम इसको। कमिट करने का जो कमांड है वो होता है गिट कमिट। गिट कमिट करके एंटर करोगे तो जो भी चेंजेस हमारे स्टेज एरिया पे हैं वो वाले अब नेक्स्ट कमिट पे सेव होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी उसके अंदर फोल्डर के अंदर दोबारा जाएंगे, हम वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीजें सेव हुई हैं। तो गिट कमिट एंटर में अगर दबाता हूँ तो फिर अ, ये दोबारा वो नहीं हुआ था क्या, एक सेकंड। हाँ, तो बिग गिट स्टेटस अगर दोबारा देखते हैं तो अभी उस स्टेज पे जिस टाइम हम हैं, जब हम पहले अभी देख रहे थे कि हमारी मेन डॉट सी है, वो पहले अनट्रैक्ट थी, उसको हमने ट्रैक करने के लिए ऐड करा, और फिर वो अभी स्टेजिंग एरिया पे है। स्टेजिंग एरिया पे अब इसको हमें कमिट करना है, तो हम गिट कमिट फिर एंटर करेंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा कि तुम्हारा टेक्स्ट एडिटर खुला होगा जो कि तुम्हारा वहाँ पे कॉन्फ़िग में सेट रहता है। जैसा कि अभी मैंने दोबारा इसको करा, वीएस कोड को, मेरा नहीं था। अ, तुम्हारे उसमें जिस टाइम इंस्टॉल कराया था तो उस टाइम वीएस कोड सेट करवाया था मैंने, याद होगा, कल तुम्हें देखा होगा। तो अब यहाँ पे कुछ चीज आ रही है लिखी हुई कि प्लीज एंटर द कमिट मैसेज फॉर योर चेंजेस, लाइन स्टार्टिंग विद हैश विल बी ignored and an empty message about the commit on branch main initial commit changes to be committed। फिर वो कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है हमारे कि कौन सी ब्रांच में कमिट होने वाला है। अ, ये तो खाली ऐसे दिखा रहा है, और ये क्या है, चेंजेस टू बी कमिटेड, कि कौन कौन से चेंजेस है जो हमारे उसमें ऐड होने वाला है अभी। और अब यहाँ पे अभी ये एम्प्टी मैसेज है, ये हैश से सारे लाइन्स इग्नोर होती है ना, तो मतलब इसका मतलब ये एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी मैसेज को हम ऐसे ही क्लोज कर देंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको टैब को हटा देता हूँ, तो फिर यहाँ पे देखना कि वो दिखा रहा है कि अबॉर्टिंग कमिट ड्यू टू एम्प्टी कमिट मैसेज। तो तुमने कोई कमिट मैसेज नहीं डाला, तो इसके लिए हमारा कमिट इग्नोर हो गया, तो वो अभी कमिट नहीं हुआ होगा कुछ। हम दोबारा करेंगे गेट कमिट फिर एंटर। अब इस बार हम कोई कमिट मैसेज डालेंगे तो कहीं भी डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनिशियल कमिट। ठीक है,
इनिशियल कमिट मैंने मैसेज डाल दिया और ये फाइल सेव हो गई, खुद हो जाती है। इसमें ऑटो सेव ऑन है ना मेरा इसमें VS कोड में। अगर नहीं है तो फिर तुम्हें सेव करनी पड़ेगी फाइल। और फिर अ, अब ये क्लोज कर देना इस फाइल को। अब इस फाइल को जैसे क्लोज करोगे तो यहाँ पे कुछ ये दिखा रहा है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि अ, ये एक तो ये दिखा रहा है जो मैंने इनिशियल कमिट लिखा ही होता है, या जो भी वहां पे मैं लिखता वो होता है कि कमिट का मैसेज। मैंने कल बताया था कि कमिट के साथ एक तो उसका ये, एक तो उसको रेफर करता है वो किसको, कि ट्री कौन सी है उसमें, एक ऑथर कौन है उसका, कमिटर कौन है, डेट कौन है, और ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड करता है। पर उसके साथ एक एडिशनल चीज करता है वो, कि कमिट का मैसेज। कमिट का मैसेज हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि ये जो ये वाला कमिट है उसमें हमने क्या क्या चीजें चेंज करी, तो इन्फॉर्मेशन देता है वो उस चीज का। तो ये इनिशियल कमिट है, स्टार्टिंग कमिट है, तो बस उसका मैसेज मैंने इनिशियल कमिट डाला। ठीक है। तो उसमें दिखा रहा है कि वन फाइल चेंज हुई है, 9 इंसर्शंस हुए हैं उसमें, उस फाइल के अंदर। और ये क्रिएट मोड, उसकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब मैं क्लियर करूंगा और मैं अब दोबारा गिट स्टेटस देखता हूँ। अब इसमें दोबारा इसका आउटपुट चेंज हो गया, उसमें दिखा रहा है कि ऑन ब्रांच मेन नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है। तो वर्किंग ट्री कौन सी ट्री थी, जो अभी हमारा ये प्रोजेक्ट है, जो डायरेक्टरी है इसके अंदर, ये। तो ये वर्किंग ट्री हमारी, तो वर्किंग ट्री क्लीन है। वर्किंग ट्री क्लीन का मतलब है कि जो हमारा लास्ट कमिट था उसके जैसी ही हमारी वर्किंग ट्री है, उसमें कोई ना मॉडिफिकेशन हुए। मॉडिफिकेशन मतलब जैसे एडिशन डिलीशन और ऐसी कोई चीजें नहीं हुई। तो इसका मतलब है वो वर्किंग ट्री क्लीन है अब, और अभी हमारे पास कमिट करने को कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं करा, तो कमिट क्या करोगे, तो वही चीज तो हुई ना, पुरानी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे वो ऐड कर दिया, एक कमिट हमारा बन चुका है। ठीक है। तो कमिट बन गए हैं तो उनको देखने का तरीका क्या है, उसकी एक और कमांड है। वो कमांड है गेट लॉग। गेट लॉग एंटर करोगे तो फिर इसमें अब दिखाएगा। तो मैंने कल बोला था हर कमिट या हर ऑब्जेक्ट के साथ उससे रिलेटेड हैश होता है। तो SHA-1 हैश होता है जो उसका, तो ये कमिट है। तो उसके उससे रिलेटेड या उससे एसोसिएटेड जो उसका हैश है वो दिखा रहा है साथ में। ठीक है। गिट लॉग कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि ये कमिट है, फिर उसका हैश ये है। और फिर आगे ऑथर, ऑथर ये किसने बनाया था कमिट, तो जैसे मैंने यूजर नेम सेट करता है ना उसमें, यूजर नेम और यूजर ईमेल, तो वो यूजर नेम दिखा रहा है और वही यूजर ईमेल दिखा रहा है। ठीक है। उसके साथ और इन्फॉर्मेशन की, ये कमिट कब हुआ था सेव, और टाइम वाइम, और ये टाइम जोन, सारी चीजें। और फिर उसके साथ दिखा रहा है ये क्या बोलते हैं इसको, कमिट मैसेज। तो कमिट मैसेज जो मैंने सेव किया था इनिशियल कमिट, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी हमारे पास एक कमिट सेव हो चुका है, जिसका कमिट मैसेज ये है इनिशियल कमिट, और वो सेव इस दिन हुआ था और इस टाइम में हुआ था। उसका ऑथर ये है। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है जिसमें मैंने कल बताया था हेड। हेड एक ऐसा रेफरेंस होता है जो कि अभी गवर्न करता है कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी किस स्टेट पे है। तो हेड अभी हमारा इस कमिट पे है। इसका मतलब है कि जो हमारी वर्किंग ट्री है वो सिमिलर होगी किसके, इस वाली कमिट के। ठीक है। सिमिलर बोला है मैंने, एग्जैक्टली सेम नहीं बोला है। वो हो भी सकती है एग्जैक्टली सेम और नहीं भी हो सकती है। अगर हम उसमें कुछ मॉडिफाई कर दें तो वो पिछले कमिट से चेंज हो चुकी है। ठीक है। वो मॉडिफाई स्टेज पे हो जाएगी। अभी हमें मॉडिफाई नहीं कर रहा है। और इसमें ये दिखा रहा है कि हेड पॉइंट कर रहा है मेन को। वो एरो दिखा रहा है ना, तो हेड पॉइंट कर रहा है मेन को। मेन हमारी एक रेफरेंस है ना, ब्रांच रेफरेंस बोला था मैंने कि ब्रांच का जो नाम होता है वो भी एक रेफरेंस होता है। तो ये एक ब्रांच का नाम है, तो एक रेफरेंस ही है। ये रेफरेंस किस चीज को कर रहा है, ये कर रहा है इस वाले कमिट को रेफरेंस। ठीक है। तो अगर अब हम जाते हैं गेट डॉट, मतलब गेट नहीं, cd डॉट गिट के अंदर। तो डॉट गिट के अंदर अगर दोबारा जाएंगे हम, और अब हम करते हैं इसमें क्या, एलिस। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बनी हैं। एक तो इंडेक्स और एक कमिट एडिट मैसेज। ठीक है। तो ये कमिट एडिट मैसेज तो वही होता है जो हमारा, जिस टाइम हम कमिट कर रहे होते हैं जो मैसेज इनिशियल डिस्प्ले करता है वहां पे, जहाँ पे वो बताता है कि वो चीजें हैं जो भी VS कोड में खुला था। ठीक है। तो वो मैसेज इसके अंदर होता है। ये बार बार चेंज होता रहता है, तो ये वो नहीं है देखने लायक चीज। और कॉन्फ़िग मैंने बता दी थी, सेटिंग डिस्क्रिप्शन बता दिया था। हेड के अंदर अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हेड के अंदर अभी वही सेव होगा जो पहले था। ठीक है। वो रेफर कर रहा है किसको, मेन को, मेन वाली ब्रांच जो हमारी। उसका होक्स भी नहीं देखना। इंडेक्स, इंडेक्स मैंने बताया था, इंडेक्स दूसरा नाम होता है स्टेजिंग एरिया का।
तो गिट का जो इंटरनल नेम है, जो ऑफिशियल नेम करता है, वो इंडेक्स यूज करता है, और उसको लोग स्टेजिंग एरिया भी बोलते हैं, तो वो है। तो इंडेक्स एक फाइल है, ठीक है। अगर इसको हम कैट करने की कोशिश करें, तो उसके अंदर कंटेंट हमें सही से कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि ये एक बाइनरी फॉर्मेट में फाइल सेव है। तो बाइनरी फॉर्मेट की फाइल को हम डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, तो इसके अंदर का कंटेंट हमें ऐसे नहीं दिखेगा। पर इसमें जो चीजें होगी वो क्या होगी, वो चीजें होगी जो हम स्टेजिंग एरिया पे ऐड करेंगे। तो स्टेजिंग एरिया पे जो भी चीजें हम ऐड करेंगे, वो हमारे इंडेक्स वाली फाइल ट्रैक करती है उस चीज को, ठीक है। अब हम पे कुछ अच्छा, एक और नया फोल्डर बना है, लॉग्स, और ऑब्जेक्ट और रेफरेंस देखते हैं। तो लॉग के अंदर तो बस वो चीजें होगी जो हमारी जो हम लॉग देखते हैं ना, अभी लॉग देखा था हमने, तो वो सारी चीजें इसके अंदर स्टोर होगी। जैसे अगर कैट करके हेड देखते हैं हम, तो हेड के अंदर वो मैसेज दिखा रहा है कुछ, ये कोई नंबर है, फिर इसके आगे ये कमिट का हैश है। हैश याद है, ये उसी वाले कमिट का है जो लास्ट है हमारा कमिट था, ठीक है। तो लॉग ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग चीजें, उसका ऑथर का नाम है, ऑथर का ईमेल है, फिर ये कुछ चीजें होगी, उसका टाइम है शायद फिर फिर उसके आगे कमिट, और फिर उसके आगे और दिखा रहा है कि इनिशियल कमिट उसका जो मैसेज था, ठीक है। अगर हम रेफ्स के अंदर जाते हैं, तो रेफ्स के अंदर भी हेड बना हुआ है, और इसके अंदर मेन नाम का वो बन गया, ठीक है। पर ये वाला जो मेन है वो थोड़ा अलग है, सेव है ना हमारे लॉग्स, जो हम गिट लॉग से देखेंगे, तो वो वाली चीजें यहाँ पे सेव होती हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर भी ये सारी चीजें हैं। तो इसमें अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम बाहर आ जाते हैं। तो इस फोल्डर में, डॉट गेट फोल्डर में दोबारा आ गए। अब जो देखने की चीज है वो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं और रेफरेंसेस, ठीक है। तो अभी मैं सीडी करके ऑब्जेक्ट्स में जाऊंगा, और इसे क्लियर एलएस करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नए फोल्डर्स बन गए, पहले इन्फोर पैक था, अभी इसमें कुछ फोल्डर्स और बन गए। तो ये जो फोल्डर्स है ना, फोल्डर के अंदर हम जाएंगे हम, ये है हैश जो बताया था मैं, शावन हैश के इनिशियल होते हैं ये। जैसे कोई लंबी सी कैरेक्टर्स होगी ना, वो 40 लेंथ की होती है, तो उसके जो स्टार्टिंग दो कैरेक्टर्स होंगे, वो उस नाम से यहाँ पे फोल्डर बनते हैं। तो जैसे अगर मैं CD32 उसके अंदर जाऊँ, और अगर तुम्हें याद होगा तो जो लास्ट वाला कमिट बना था, उसका जो हैश था वो 32 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। जैसे मैं गिट लॉक करता हूँ, तो जैसे 32 से स्टार्ट हो रहा था ना, तो अभी यही वाला तुम्हें हैश दिखेगा, देखना। तो मैं अगर यहाँ एलएस करता हूँ, तो अभी मैं कौन से डायरेक्टरी के अंदर हूँ, डॉट गिट के अंदर, ऑब्जेक्ट्स के अंदर, 32 डायरेक्टरी के अंदर। 32 डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है जिसका नाम कुछ ये है, B5B8 ये। तो एक फाइल है ये, फाइल का नाम जो है, और डायरेक्टरी का नाम और फाइल का नाम मिला के ये हमारा हैश बन रहा है इस वाले कमिट का। तो ये वाली जो फाइल है, इसके अंदर ये वाला कमिट स्टोर है हमारा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट फोल्डर के अंदर है, तो ये कमिट ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वाला। अब इसको भी अगर तुम कैट करने की कोशिश करोगे, तो फिर इसके अंदर कभी तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं सारे बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें इसके अंदर से कुछ नहीं दिखेगा। तो जैसे 32 वाला हमारा कमिट वाला ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही अगर 68 और 96 पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे अलग टाइप के। 68 अगर देखें, तो इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट स्टोर होगा जो हैज दिखा रहा है। कौन सा ऑब्जेक्ट है वो अभी ऐसे देख के हम नहीं बता सकते, ठीक है। अभी उसका तरीका हम देखते हैं कि कैसे देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स तो हो गए। अब हम जाते हैं रेफ्स फोल्डर के अंदर। जो रेफ्स फोल्डर था, उसके अंदर दो फोल्डर है, हेड्स और टैग्स। टैग्स तो अभी हमने कोई बनाया नहीं, तो टैग्स फोल्डर के अंदर अभी कुछ नहीं होगा, अभी हम हेड्स फोल्डर देखते हैं। तो हेड्स फोल्डर के अंदर अभी जाएंगे, तो हमें अब दिख रहा है एक मेन नाम का फाइल, मेन नाम की फाइल जो पहले नहीं दिख रही थी। अब इसको हम कैट करेंगे, कैट मेन। तो अब देखो इसके अंदर क्या दिखा, इसके अंदर दिख रहा है ये हैश। ये हैश किसका है, जो हमारा लास्ट कमिट है। तो मेन हमारी जो ब्रांच थी, मैंने बताया था ब्रांच का नहीं, बस एक रेफरेंस होता है कमिट को, किसी एक कमिट का। तो ये वाला कमिट है जो रेफर कर रहा है हमारा मेन, मेन जो ब्रांच है वो, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा पीछे वाली डायरेक्टरी में आता हूँ,
तो हम अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर आ गए। ठीक है, तो यहाँ गिट स्टेटस करेंगे तो अभी कुछ नहीं है हमारे पास। मैं करता हूँ गिट लॉग। गिट लॉग मैंने करा और इसमें ये हमारा लॉग दिखा रहा है। एक बार मैं व्हाइट बोर्ड दोबारा खोल डायग्राम। तो जैसे कि कल हमने एक ऑब्जेक्ट वो एक कमेंट बनाया था ऐसे, तो अभी मैं एक कमेंट बना देता हूँ ऐसे। इसका अंदर जो टेक्स्ट लिखूंगा मैं वो 32D करके कुछ था, देख लेते हैं। हाँ, 32B58 इतना, 32B58। तो मिनिमम इतना तो तुम्हें रिक्वायर्ड होता ही होता है कि 4 या 4 से ज्यादा कैरेक्टर तो मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं किसी हैश को आइडेंटिफाई कर। ठीक है, तो हमारा ये एक कमिट बन चुका है। इसके अंदर अब क्या क्या चीजें होगी जो तुमने कल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। हाँ, जो तुमने कल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इस कमिट के अंदर होना चाहिए क्या क्या। एक मैंने बोला था कि रूट ट्री हमेशा होता है, रूट ट्री। तो एक रूट ट्री होगा उसके अंदर, और उस रूट ट्री के अंदर एक ब्लॉब भी सेव होगा। वो ब्लॉब होगा इस चीज का, मेन डॉट सी का। तो अब हम वो चीज देखते हैं कि वो कैसे स्टोर होता है। तो मैंने कुछ कमांड्स लिखी हैं। अब ये कमांड, जैसे ये कमांड है, इस कमांड से देखेंगे हम। ये कमांड जो है वो जब तुम अपने एक्चुअल वर्क करोगे उसमें यूज नहीं होगी, पर अभी इनिशियल सिखाने के लिए तो मैं वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कमांड क्या है, गेट कैट फाइल हाइफन पी, और इसके आगे जो भी हैश देंगे हम उस हैश के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो गेट कैट फाइल हाइफन पी, ये वाली फाइल हमने रीड करने की कोशिश की, इसलिए हमें कुछ दिख नहीं रहा था। पर गेट प्रोवाइड करता है हमें एक कमांड जिससे हम उस फाइल के अंदर का कंटेंट रीड कर सकते हैं। तो गेट कैट फाइल हाइफन पी, और इसके आगे मैं वो हैश दूंगा। तो 32B5 पी। ठीक है, तो मैं पूरा हैश देने की जरूरत नहीं है, तुम दे सकते हो। पर मैं जैसे इनिशियल का स्टार्टिंग पे 5 कैरेक्टर दिए, मैं एंटर दबाऊंगा। अब तो देखो ये क्या दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि ये एक इनिशियल कमिट, वो तो उसका मैसेज था, कमिट का मैसेज। ये कमिट का, कमिटर का नाम दिखा रहा है, उसने कमिट किया था। वो ऑथर का नाम दिखा रहा है, उसने ऑर्डर किया था। और उसके अंदर ये कमिट किसको रेफर कर रहा है, एक ट्री को। मैंने बोला था कमिट जो होता है वो एक सिंगल ट्री को रेफर करता है, जो कि हमारी रूट ट्री होती है, जिसके अंदर बाकी ट्रीज और बाकी ब्लॉक्स होते हैं। तो वो ट्री को रेफर कर रहा है जिसका हैश ये है। ठीक है, अब हम कैट फाइल से ये वाली फाइल भी देख सकते हैं। तो अगर मैं इस ट्री के अंदर देखना चाहूँ तो फिर मैं वो कमांड डालूंगा, गेट कैट फाइल हाइफन पी। अब इसके स्टार्टिंग पे कुछ कैरेक्टर्स A to E। ठीक है, तो जैसे मैंने 5 डाल दिए। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो अब इसमें क्या दिखा रहा है, उस ट्री के अंदर क्या सेव है, ये कुछ नंबर स्टोर है उससे रिलेटेड। फिर वो एक ब्लॉब है, और ब्लॉब है और उसका हैश ये है, और उसका नाम क्या है, मेन डॉट सी। मैंने क्या बोला था कि ब्लॉब अपना नाम सेव नहीं करता, वो बस कंटेंट स्टोर करता है। उसका नाम जो सेव करता है वो होता है हमारा ट्री। तो ट्री ने जैसे इसका नाम सेव करा मेन डॉट सी। ठीक है, अब कैट फाइल से ही मैं उस फाइल को भी देख सकता हूँ जो कि हमारी ब्लॉक फाइल है। ठीक है, तो 684794। ठीक है, तब देखो। अब इससे तुम्हें उस ब्लॉब के अंदर का कंटेंट भी दिख गया। तुमने डायरेक्ट अगर ये फाइल वाली फाइल रीड करने की कोशिश की होती कैट वाले कमांड से तो फिर तुम नहीं देख पाते। पर ये जो कमांड हमें गिट ने प्रोवाइड करा उससे हम इजीली देख सकते हैं। तो इस ब्लॉब के अंदर का कमेंट कंटेंट भी अभी हमें दिख गया है। तो इस वाले ब्लॉब के अंदर ये जो ब्लॉब है इसके, इसको खुद का नाम नहीं पता होगा। इस ट्री को, जो ये वाला ट्री है, ये वाला, इस ट्री को इस ब्लॉब का नाम पता होगा और उसका रेफरेंस पता होगा कि ये वाला ब्लॉब कहाँ से है। और इस ट्री को खुद का नाम भी पता नहीं होगा। अगर और कोई ट्री होता है जो इसको रेफर कर रहा होता तो उसमें उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती। पर जैसे कि रूट ट्री है, रूट ट्री का नाम नाम से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो उसका नाम सेव नहीं है। और इस वाले कमिट, ये वाला जो कमिट है वो वाला इस वाले ट्री को रेफर कर रहा है। जैसे कि हमने इंफॉर्मेशन देखी थी, इसके अंदर ये वाले ट्री को रेफर कर रहा है, ये वाला ट्री इसके अंदर ये वाली चीज। ठीक है, तो आप समझे तुम, जो मैं कल बता रहा था कि कैसे वो सारी चीजें रिलेट करती हैं आपस में। जैसे कि ये वाला डायग्राम दिखाया था मैंने, ये वाला। जैसे ये कमिट है, कमिट का कुछ ना कुछ हैश होगा। जैसे कि अभी तुमने देखा 32 था उसका, ये 32B, ये जो भी हैश है। फिर इसके अंदर
ये जो ट्री है, मतलब इस किसी ना किसी एक ट्री का जो कि रूट ट्री है उसका हैश होगा। तो 0DE24, तो ये वाले ये है, और इसको रेफर कर रहा है। उस ट्री के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे उसका नाम, उसका हैश, और क्या टाइप है। जैसे ब्लॉब है, उसका हैश और उसका नाम, और उस ब्लॉब के अंदर उसका कंटेंट स्टोर होगा। तो यहाँ पे अभी तुमने प्रैक्टिकल भी देख लिया वो स्टोर कैसे करा उसने। और ठीक है, एक चीज मैंने बताई नहीं अभी तक कि अगर हमें किसी कमांड की हेल्प देखनी है तो वो कैसे देख सकते हैं हम। तो जैसे मैं बताया, अलग अलग शेल में अलग अलग स्विचेस होते हैं, तो इसमें हाइफन हाइफन वाला तरीका था। तो अभी जैसे हमने एलएस कमांड की हेल्प देखी थी हाइफन हाइफन हेल्प से, वैसे ही इसमें भी देखते हैं हम। पर ये थोड़ा सा इसमें अलग चीज ये है कि एक तो जैसे कि अगर किसी भी कमांड की हेल्प देखते हैं तो गेट एलएस, जैसे मुझे एलएस नहीं, गेट के अंदर जैसे कौन सी कमांड है, जैसे लॉग कमांड है। तो अगर मुझे लॉग कमांड की हेल्प देखनी है तो मैं हाइफन एच से देख सकता हूँ, गेट लॉग हाइफन एच। उसके बारे में शॉर्ट में वो उसकी कमांड बता देगा उसके बारे में। अब यहाँ पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती है। और अगर मैं गेट लॉग हाइफन हाइफन हूँ, तो ये कमांड क्या है कि अगर तुम्हारा अगर ये लिनक्स सिस्टम होता है तो लिनक्स में एक कमांड होता है मैन नाम से, मैनुअल। तो उससे तुम टर्मिनल के अंदर ही अपनी पूरी हेल्प देख सकते हो। पर वो विंडोज में वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये जो हेल्प दिखाता है वो एक ब्राउजर पे दिखाएगा। अगर मैं इसे एंटर दबाऊं तो एक ब्राउजर में एक नया टैब खुलेगा। तो उसमें वो जो भी हमारी कमांड है, जैसे कि गिटलॉग में हमने वो देखा था, गिटलॉग की हेल्प देखनी थी हमें, तो उसके बारे में अब यहाँ पे मैनुअल पेज आ जाएगा। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, नेम, सिनॉप्सिस, डिस्क्रिप्शन, और आगे जो उसमें ऑप्शन यूज होते हैं, तो वो सारी हेल्प मतलब कमांड्स यहाँ पे दिखा देगा वो, ठीक है। और ये एक तरीका हो गया हेल्प देखने का। और सिमिलर तरीका है कि गिट की एक खुद की कमांड है, गिट हेल्प लॉग। तो गिट हेल्प कमांड है, उसके आगे जो भी कमांड डालोगे गिट की उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखा देगा वो। फिर एंटर में अगर करता हूँ तो फिर यहाँ पे वही वाला पेज खुल जाएगा दोबारा, ठीक है, सेम पेज। अगर तुम सिर्फ गिट करके एंटर करोगे तो गिट अपनी कमांड्स बता देता है, कुछ कुछ कमांड्स जो कि तुम यूज कर सकते हो, क्लोन, इनिट और ये सारी कमांड्स हैं। इसमें से कुछ कमांड्स हम देखेंगे और बाकी कमांड्स नहीं देखेंगे। अ, जो मोस्ट ऑफ जो डेवलपर्स हैं जो कि गिट यूज कर रहे हैं, उनका जो मैक्सिमम काम है वो कुछ कुछ ही कमांड से सारा काम हो जाता है। और गिट में बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल है हमारे पास, वो सारी कमांड्स यूज नहीं करनी पड़ती है हमें, ठीक है। और मैं एक और चीज बता रहा था कि गिट एक ऐसा टूल है हमारे पास जिसमें एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए वेरियस तरीके, वेरियस अलग अलग कमांड दी है हमारे पास। तो हम किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं। जैसे गिट में अपडेट आते रहते हैं तो नई कमांड्स ऐड होते रहती हैं जो कि पुरानी कुछ कमांड्स को रिप्लेस कर देती है, या उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको बेटर कर देती है। तो ऐसे कमांड्स ऐड होते रहती है गिट में, और वो हाँ, पुराने कमांड से बेटर हो सकती है। तो कुछ कमांड्स हैं वो देखेंगे हम। और तो अभी मैंने क्या किया था, एक चीज तुम इग्नोर करना अभी। हाँ, तो ये चीज जो करी थी मैंने इग्नोर कर देना उसे। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अभी हम गिट स्टेटस करेंगे। तो हमारी जो वर्किंग ट्री है वो क्लीन है, जिसमें हमने लास्ट में एक कमिट किया था जो कि गिट लॉग से देख सकते हो तुम, ठीक है। तो एक सिंगल कमिट करा है और हमने उसके बाद अपनी वर्किंग ट्री पे कोई चेंजेस नहीं करे, ठीक है। वर्किंग ट्री में हमारे पास सिर्फ मेन डॉट सी नाम की एक फाइल थी, उसमें हमने कुछ चेंज नहीं करा। अब मैं इस फाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। तो कोड मेन डॉट सी ऐसे करके मैं इसमें यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फाइल अब मॉडिफाई हो चुकी है। इसमें एक नई लाइन ऐड हो गई है। तो जैसे मैंने बताया था, इस फाइल का वर्जन चेंज हो चुका है, स्टेज चेंज हो चुका है, तो मतलब वर्जन चेंज हो चुका है, ठीक है। तो जैसा कि ये वाली फाइल जो हमारी फाइल थी वो गिट में ट्रैक करने के लिए हमने ऐड कर दी थी पहले से, और एक कमिट हमने कर भी दिया इस फाइल को लेके। तो अब
इस चेंज को गिट ने ट्रैक कर लिया होगा कि हमने इस फाइल को मॉडिफाई कर लिया है। तो अब हम गिट स्टेटस अगर कमांड रन करें तो फिर उसमें अब कुछ नई इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि ऑन ब्रांच चेंज इज नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट। तो जैसे कि उसमें जो वर्किंग मॉडल है गिट का वो 2 स्टेप में कमिट करता है। तो अभी जो हमारी ये दिखा रहा है कि मॉडिफाइड है, कौन सी फाइल, मेन डॉट फाइल हमारी मॉडिफाइड है, पर वो अभी हमने स्टेज पे नहीं डाली है, स्टेजिंग एरिया पे नहीं डाली है। तो इसका मतलब है अगर हम नेक्स्ट कमिट करते हैं तो ये वाले फाइल के चेंजेस ऐड नहीं होंगे हमारे जो नेक्स्ट कमिट है उस पर। ठीक है। फिर इसमें कमांड्स भी दिखा रहा है कि अगर ऐड करना है स्टेजिंग एरिया पे तो कैसे करना है, और भी चीजें हैं, तो अभी देखते हैं। तो इस फाइल को हम दोबारा उस पे ऐड कर देते हैं अपने स्टेजिंग एरिया पे, हमें दोबारा कमिट करना है। तो मैं करूँगा गेट ऐड, कमांड सेम है स्टेजिंग एरिया पे डालने के लिए या अनट्रैक से ट्रैक करने के लिए, और मॉडिफाइड से स्टेज पे लाने के लिए कमांड सेम है गेट ऐड, फिर फाइल का नाम गेट ऐड मेन डॉट पी। तो ऐसे करके हमारी जो फाइल है वो ऐड हो चुकी है अब स्टेजिंग एरिया पे। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ, फिर से गिट स्टेटस देखता हूँ उसका। तो अब ये दिखा रहा है कि हम ऑन ब्रांच मेन ब्रांच में है, उसमें चेंजेस टू बी कमिटेड। अब जो इसमें चेंजेस है ये मॉडिफाइड फाइल है, इसको ग्रीन में दिखा रहा है, पहले रेड पे दिखा रहा था। अब इसमें जो जो चेंजेस है वो नेक्स्ट वाले कमिट में ऐड होंगे, जब भी हम कमिट करेंगे तो उसमें ऐड होंगे। ठीक है। तो अब मैं इस कमिट को ऐड करता हूँ। तो मैंने गेट कमिट मतलब कोई भी कमिट, एक नया कमिट बनाने के लिए तरीका बताया कि गेट कमिट फिर एंटर। इससे क्या होता है कि इससे तुम्हारा एक कोड एडिटर खुलता है, जिसके अंदर तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, और वहां पे तुम अपना कमिट का मैसेज डाल सकते हो जो भी है, और फिर वो उसके बाद वो कमिट ऐड हो जाएगा, नया कमिट क्रिएट हो जाएगा। पर अगर तुम्हें ऐसे मल्टीपल लाइंस नहीं डालनी किसी कमिट के मैसेज में, छोटा सा मैसेज है कमिट का, तो तुम वो वाला स्टेप स्किप कर सकते हो जिसमें तुम्हारा एक एडिटर खुल रहा है, तुम सीधे सिंगल कमांड से कर सकते हो। तो कमिट में एक स्विच होता है, ऑप्शन बोलो उसे, -m। -m होता है मैसेज, पर इसके आगे स्पेस देके डबल कोट्स के अंदर तुम अपना मैसेज दे सकते हो कुछ भी। तो एडेड या कुछ भी लिख सकते हो, प्रिंटिंग हाई नाउ ऐसे करके कुछ भी। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है कि वो दिखा रहा है कि हमारा कमिट सेव हो चुका है, और उसका जो कमिट का मैसेज है वो ये है, और एक फाइल चेंज हुई है, उसमें एक इंसर्शन हुआ और एक डिलीशन हुआ है। ठीक है। अ, अब उस कमिट का ये हैश भी दिखा रहा है, हैश का स्टार्टिंग है कुछ कैरेक्टर्स। तो हमने जो कमिट किया उसका उसमें वो दिखा रहा है कि हैश हैश के इनिशियल कुछ कैरेक्टर्स, हम पूरा, मैंने कल बताया था कि हैश पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ इनिशियल कुछ कैरेक्टर्स हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्रांच बता रहा है कौन सी ब्रांच में ऐड किया है उसे, और फिर उसका कमिट मैसेज, और एक फाइल चेंज हुई इसमें एक इंसर्शन किया हमने और एक डिलीशन। ठीक है। तो ये हमारा कमिट है। इसमें अब क्या है कि अब हम दोबारा गेट स्टेटस देखेंगे। ठीक है। तो इसमें फिर से वही वाला जो आउटपुट पहले दिखा रहा था वही दिखा रहा है, जिसमें ऑन ब्रांच मेन नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है। ऐसे दिखा रहा है। अब अगर हम दोबारा एक बार उसमें जाते हैं, हम अपने एक बार गिट लॉग देख लेते हैं, गिट लॉग। ठीक है। तो अब इसके अंदर दो अलग अलग कमिट्स दिखा रहे हैं, ये जो हमारा स्टार्टिंग कमिट था और उसके बाद ये जो अभी करंट कमिट है। तो देख सकते हो पहले ये जो हेड और मेन था ये नीचे इस वाले कमिट में, पर वो मूव होके ऊपर आ चुका है, क्योंकि मैंने बताया था जो ब्रांच वाला रेफरेंस होता है वो हमारा, वो जैसे हम नए कमिट ऐड करते रहते हैं तो वो मूव करते रहता है उस कमिट के साथ, अपडेट होते रहता है। और जो हेड था वो उस ब्रांच को पॉइंट कर रहा है, तो वो उसी के साथ बार बार चेंज होते रहेगा। ठीक है। अब इस कमिट का भी हैश दिखा रहा है, जो कि यही यही है। ठीक है। और ऑथर दिखा रहा है ये कमिट किसने किया है। अभी जैसे अगर मैं अभी सिंगल अपने लोकल कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ तो फिर उसमें तो सिर्फ एक ही ऑथर होगा हमारा। पर जैसे हम जब कोलैबोरेशन करेंगे और अदर डेवलपर के साथ, जैसे हम गिटहब में ऐड कर दिए इस रिपोजिटरी को और लोग भी इसमें कर रहे हैं, तो फिर इसमें ऑर्डर चेंज होते रहेंगे हमारे। फिर इसका भी टाइम स्टैम्प है यहाँ पे, और फिर कमिट मैसेज। तो इसलिए जो हमारे कमिट मैसेज होते हैं
वो हमें थोड़े मीनिंगफुल रखने पड़ते हैं कि हम जैसे लॉग देख रहे हैं तो हम हमें पता चल जाए कि हमने इस वाले कमिट पे क्या किया था। ठीक है, अभी तो मैंने उसमें कुछ मीनिंगफुल कमेंट डाले नहीं है, पर जो एक्चुअल हमारे कोई प्रोजेक्ट होंगे तो उसमें जो हमारे मैसेज होते हैं, कमेंट मैसेज, उसे मीनिंगफुल रखना होता है। तो जैसे हमने इस वाले कमिट के इस वाले कमिट के अंदर जो जो चीजें थी वो देखी थी, तो अब हम दोबारा इन दोनों के कमिट के अंदर की चीजें कंपेयर करते हैं एक बार। ठीक है, तो गेट कैट फाइल -p और ये 23f 5fc, गलत लिख दिएगा। अच्छा, 5 था। हाँ, तो ये वाला जो है ये रिसेंट कमिट है जो कि हमने अभी कर रखा है, और ये वाला जो कमिट है ये इनिशियल वाला है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसका हैश था 32b5b। ठीक है, तो अब तुम ये दोनों देख रहे हो, ये दोनों कमिट जो है इन दोनों के मैसेज दिखा रहा है। अब इसमें एक चीज दिखेगी, तो अभी जो हमारा इनिशियल कमिट था इसमें देख रहे हो तो कोई पेरेंट नाम से कुछ चीज नहीं दिखा रहा, पर ये जो अभी करंट कमिट किया था उसमें एक पेरेंट दिखा रहा है। अब इस पेरेंट में क्या स्टोर है, इस पेरेंट में एक हैश स्टोर है, वो किसका हैश है, तो तुम देख सकते हो, तो ये वाला हैश स्टोर है। ये वाला कौन सा है, जो प्रीवियस कमिट था हमारा। तो हमारा जो करंट कमिट है उसने उसके प्रीवियस कमिट का हैश स्टोर, कमिट का हैश स्टोर किया है। ठीक है, तो ऐसे इसका पेरेंट ये वाला कमिट है। और इसमें कोई भी कमिट एक ट्री को रेफर करता है, तो इन दोनों के ट्री को देख सकते हो, दोनों के ट्री अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग क्यों है, कल मैंने बताया था कि गिट जो होता है वो स्नैपशॉट्स कैप्चर करता है, वो चेंजेस को कैप्चर नहीं करता। ठीक है, तो ये वाली जो दो ट्री हैं उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन हो चुके हैं। ठीक है, तो स्लाइट मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि वो अब सेम ऑब्जेक्ट नहीं रह पाएंगे, इसलिए एक पूरी नई ट्री बनी होगी, नया ऑब्जेक्ट जो कि ट्री टाइप का होगा, जिसमें अब नई इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्री के अंदर का जो नई वाली ट्री है उसको वो देखता हूँ, अंदर के कंटेंट क्या है। -p af 8193, फिर से गलत लिख दिया मैंने नाम। अच्छा, 81। ठीक है, तो अब ये वाली जो हमारी ट्री है उसके अंदर के कंटेंट है, उसके अंदर कंटेंट ये कुछ इंफॉर्मेशन है, फिर एक ब्लॉब सेव है, ब्लॉब का रेफरेंस ये है, अ, और ब्लॉब का हैश और उसका नाम ये है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं जो पुराना वाला ट्री था हमारा, जो इनिशियल कमिट का ट्री था, उसको अगर देखूं तो फिर हम देख सकते हैं कि इसमें भी एक ब्लॉब सेव है जिसका नाम मेन डॉट सी है, पर दोनों के रेफरेंस अलग अलग है, उनका हैश अलग अलग है। कल मैंने बताया था कि अगर किसी भी फाइल पे अगर तुम स्लाइट मॉडिफिकेशन कर देते हो, वो दोनों एक नए ब्लॉब में सेव होते हैं। उसी पुराने ब्लॉब में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, पर एक नया ब्लॉब बनेगा जिसके अंदर पूरी फाइल दोबारा तो अगर इस ब्लॉब को हम दोबारा देखें, जो नया वाला ब्लॉब है कौन सा था, ये वाला। तो ये नए वाले ब्लॉब में फिर से पूरा कंटेंट स्टोर है उसमें, और जिसमें एक नई लाइन ऐड हो चुकी है जो कि पुराने वाले ब्लॉब में नहीं थी, इस वाले ब्लॉब में। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंसेस है, और ये दोनों अलग अलग ब्लॉब्स हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो गिट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो इंटरनल स्टोरेज है, वो ऐसे काम कर रहा है। तो मैं एक और यहाँ पे एक कमेंट बना देता हूँ। इसका वो क्या था, रेफरेंस, ये लिख देता हूँ इतना। ठीक है, और अब ये जो कमिट है ये हमारा नया कमिट है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एरो बनाएंगे जिसका पेरेंट कौन सा होगा, तो हम उस एरो को ऐसे कर देंगे। ये हमारा करंट मैसेज है, मतलब करंट कमिट है, और उसका ये पुराना वाला जो कमिट था वो उसका पेरेंट है। ठीक है, अब इन दोनों कमिट के अंदर अलग अलग ट्री स्टोर है और उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक स्टोर है। तो लेट्स से अभी मैं इसमें ट्री और उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
एक ट्री यहाँ पे बना देता हूँ, इसमें एक ट्री है, उस ट्री का रेफरेंस, चलो रेफरेंस भी डाल देते हैं। चलो साइड बाय साइड खोल लेते हैं एक बार में। जस्ट बेयर विथ मी। कहाँ गई? हाँ, एक इनिशियल ट्री है, इसका कमिट ये वाला, इसका हैश है। तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगा ट्री, और ठीक है। अब इस ब्लॉब में क्या सेव, मतलब इस ट्री में क्या सेव है, इसमें एक ब्लॉब सेव है। इस इसमें कौन सा ब्लॉब सेव है, ये वाला कौन सा ट्री था, ये वाला ट्री था। ब्लॉब स्टोर है कौन सा, 996, ये वाला। ठीक है, ऐसे स्टोर है। ये सही तो कर रहा हूँ ना मैं? इनिशियल कमिट ये वाला है हमारा, और उसकी ट्री है ये वाली। अब इस ट्री में ये वाला ट्री, इसकी ट्री ये वाली, इसकी ब्लॉब ये वाला। ठीक है। तो ये वाला जो हमारा वो है कमिट, इस वाले ट्री को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे एक वो बना देते हैं, रेड। साइज बड़ा हो सकता है क्या इसका? एक सेकंड। साइज बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है चलो छोड़ रहा हूँ उसे। यहाँ पे दिख रहा है तो मैं यार, वो तो दिख ही रहा है ना। तो अब एक ब्लॉब पे बना देते हैं साथ साथ में। ब्लॉब हमारा कौन सा था, इसका ब्लॉब हमारा था 68479। हाँ, कहीं दिख रहा होगा ये वाला ब्लॉग। ठीक है, तो एक ऐसे ही बना देते हैं यहाँ पे। तो एक ब्लॉब है, इसके अंदर 68479, और यहाँ पे दोबारा मैंने गलत कर दिया, 68। ठीक है। तो ये वाली ट्री इसको रेफर कर रही है। ओके। अब जो हमारा नया कमिट था, ये वाला कमिट, उसमें एक और ट्री बनी दोबारा। जो कमिट हमारा था 3 5, ये वाला commit। तो इसमें ट्री बनी जिसका हैश ये है। इसमें एक ब्लॉब है, इसमें जो ब्लॉब है उसकी आईडी कहाँ है, AF891, ये वाला। तो इसकी आईडी ये है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पर ब्लॉब बनाता हूँ, इसमें लिखता हूँ ब्लॉब। ठीक है, तो अभी देख रहे हो, अभी सारे ऑब्जेक्ट जो हमारे बने अलग है, उसकी आईडी अलग अलग है। ठीक है, तो हमारा ये ऐसे करके डैग बनते जाएगा ये। अभी रुको देखना। ठीक है, तो अब ये एक चीज है, और इसमें अब मैं दोबारा एक मॉडिफिकेशन करूंगा। अब देखना, इस वाले में मैंने ब्लॉक की आईडी नहीं दी ना। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें मैं एक और मॉडिफिकेशन करूंगा। हाँ, उसमें मैं मॉडिफिकेशन क्या करूंगा, अगर मेरा कोड खुला है क्या पहले से, कोड एडिटर। अब मैं इसमें मॉडिफिकेशन ये करूंगा कि पहले थी मेरी फाइल, मैं उसको वैसा कर दूंगा दोबारा। पहले आई थिंक ऐसी थी फाइल। अगर मैं यहाँ से कंटेंट देख, कंटेंट क्लियर कर दिया मैंने। गेट लॉग, कैट फाइल, फिल टू फाइल। 996A2E।
हाँ, गेट कैट फाइल हाइफन पी, हाँ, तो हमारा जो कंटेंट था ऐसा था, इसमें एक और लाइन थी, तो मैं यहाँ पे सेम एग्जैक्ट रेप्लिकेट करूंगा इसको। ठीक है, वो हमारी ऐसी फाइल थी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसमें अब, गेट स्टेटस करोगे तो उसमें तुम्हें दिखेगा कि अब दोबारा एक मॉडिफिकेशन हो चुका है, चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, और एक मॉडिफिकेशन हो चुका है मेन डॉट सी। अब मैं इसको दोबारा इसमें ऐड कर दूंगा, गेट ऐड मेन डॉट सी, और फिर गेट कमिट। फिर यहीं पे मैं बार बार एडिटर नहीं खोलना चाहता हूँ, मैं यहीं पे चेंज थ्री करके एक वो कर देता हूँ चेंज। ठीक है, चेंज थ्री। अब मैंने इसमें एक कमिट किया। तो मैंने ये कमिट किया, तो मैं गेट लॉग देखता हूँ दोबारा इसका। अब मैं ये जो करंट करंट कमिट है, इस वाले की इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं। तो गेट कैट फाइल हाइफन पी, ये अब देखो कुछ चीज दिख रही होगी। इसका पेरेंट है 23F5 एफ, वो वाला कमिट कौन सा, ये वाला। तो एक नया अगर मैं यहाँ पे एक वो बनाऊं कमिट, जिसका हमारा हैश है 443 ECC। ठीक है, तो यहाँ पे ये बना दिया। अब यहाँ पे मैं एक एरो ऐड कर दूंगा जो कि इसको पेरेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी डायरेक्शन उल्टी होगी ऐसे। अब पर यहाँ पे तुम देखना कि इसकी जो ट्री है उसकी हैश तुम्हें किसी के सिमिलर दिख रही है। इसके हैश अगर तुम देखोगे तो वो इनिशियल वाले हैश की तरह दिख रही होगी तुम्हें, 96A2E3। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो चेंज हुए हैं, इसमें जो फाइल के कंटेंट हैं इसके अंदर, वो एग्जैक्ट कंटेंट इस वाले ट्री के अंदर, या इस कमिट में जो ट्री थी और ब्लॉक था जो उसके अंदर जो थे, वो एग्जैक्ट चीजें इस वाले उसके अंदर है, क्योंकि मैंने वो फाइल दोबारा चेंज करके वैसे ही बना दी। अगर मैं अब इसको गेट कैट फाइल हाइफन पी करके इस ट्री को देखूं, जो कि वही ट्री है, तुमने देखा ही है, तो देख लेते हैं। और फिर ये ब्लॉक भी वही दिख रहा होगा, 68479, और ये वाला। ठीक है, गेट कैट फाइल हाइफन पी 96684794। ठीक है, तो इसके अंदर का कंटेंट सेम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमारे जो हमने नया कमेंट ऐड करा, उसमें जो कंटेंट था वो एग्जैक्टली सेम था इस वाले के। तो उसमें एक फाइल थी जिसमें एक ब्लॉब था, मतलब जिसके अंदर कंटेंट सेम था, तो उसने एक नया ब्लॉब नहीं बनाया। उसने एक नया ब्लॉब नहीं बनाया, उसने बस उस वाले ब्लॉब को रेफर कर लिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा स्पेस बच गई। ये एक ट्री को रेफर कर रहा होगा, और वो ट्री यही वाली ट्री है। अगर ये वही वाली ट्री है तो उसमें जो ब्लॉब है या कंटेंट उसका सेम रहेगा, तो उसमें क्या है कि ये वाला ब्लॉब हो गया। तो इसे दिखा तुम्हारा कि हमारा एक कमिट तो ऐड हमने करा, पर उसमें एक एक्स्ट्रा नया ट्री या एक ऑब्जेक्ट नहीं बना, एक ब्लॉब भी नहीं बना। क्यों? क्योंकि सारा कंटेंट सेम था। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारी ट्री ट्री क्या है कि ट्री डिफरेंट हो पर ब्लॉब सेम हो। जैसे कि अब इसमें एक और फाइल बनाता हूँ। इसमें मैं एक फाइल बनाता हूँ utils.c नाम से। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई। अब मैं गिट स्टेटस करूंगा, अभी मैंने उसके अंदर कुछ नहीं डाला है। तो मैंने एक फाइल बनाई और उसमें अब दिखा दिया कि अनट्रैक्ड फाइल। अब इस अनट्रैक्ड फाइल है, अनट्रैक्ड का मतलब इसको गिट ट्रैक नहीं कर रहा। ठीक है, ट्रैक कराने के लिए हम क्या करेंगे, उसको स्टेज करेंगे। स्टेज करने के लिए गेट ऐड यूटिल्स डॉट सी। अब गेट ऐड यूटिल्स डॉट सी करा, अब हम क्या करेंगे, गेट स्टेटस अगर दोबारा देखेंगे तो वो चेंजेस टू बी कमिटेड में आ चुका होगा। अब इसको हम कमिट कर देंगे, गेट कमिट हाइफन एन चेंज फोर। दोबारा बोल रहा हूँ, अभी मैं कमिट मैसेज सही नहीं डाल रहा, कोई मीनिंगफुल नहीं डाल रहा, पर तुम जब एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें जो कमिट मैसेज होंगे वो तुम्हारे मीनिंगफुल होंगे, जो कि उस वाले कमिट को रिप्रेजेंट करने चाहिए कि उसमें क्या हुआ। वो कमिट ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि ये बता रहे हैं कि मैंने ये वाले फाइल ऐड करी, ये वाली डिलीट करी। क्यों? क्योंकि वो कमिट के मैसेज में होता है, मैसेज मैसेज में नहीं, मतलब कमिट के जो डेटा होता है
उसके जो और डेटा होता है उसमें वो सारी चीजें होती है कि कौन सी फाइल डिलीट हुई, कौन सी ऐड हुई है और कौन सी लाइन ऐड हुई उसके अंदर। उसमें तुम्हारा अपना कोड कोड जो तुमने चेंज करा उससे तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या चेंज आया वो चीज बतानी है। ठीक है, तो मैं अब इस नई कमिट को ऐड करता हूँ। उसके भी यहाँ पे हमें कमिट की आईडी दिख गई, कमिट के हैश। तो गेट स्टेटस करूंगा तो उसमें वर्किंग ट्री क्लीन आएगी। गेट लॉग करूंगा, मुझे एक और अभी लॉग मिल चुका होगा जो हमारा फिर से हेड मूव कर चुका होगा, मेन भी मूव कर चुका होगा। अब इस वाले कमिट का मैं दोबारा एक कमिट ऐड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या है इसका वो 9EEC2। ठीक है, तो हमने एक कमिट एक और ऐड करा है, तो इसका पेरेंट भी होगा। इसका पेरेंट कौन है, अभी वो अगर हम ऐसे देखें गेट कैट फाइल -p 9EEC, तो इसका पेरेंट ये वाला है 4EEC, तो हम इसको ऐसे पॉइंट कर देंगे इसको। चलिए हमने पॉइंट कर दिया। अब इसकी ट्री जो है वो एक डिफरेंट ट्री है, 1180BC20। ठीक है, अब तो हम क्या करते हैं इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक और ट्री बना देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। गेट कैट फाइल -p और उस ट्री का जो वो है ये। अब एंटर करेंगे तो अब देखो इसके अंदर अब दो चीज आ गई। अब इसके अंदर दो ब्लॉक्स आ गए और दोनों के ब्लॉक के रेफरेंसेस हैं इसके अंदर, एक है मेन डॉट सी, एक यूटिल डॉट। तो यूटिल्स डॉट सी तो एक नई फाइल है, एक नया ब्लॉक बनेगा। ठीक है, तो मैं एक नया ब्लॉक बना देता हूँ। ठीक है, ये एक ब्लॉब है। ये ब्लॉब में क्या इंफॉर्मेशन, मतलब क्या इसकी हैश E69D थी। ठीक है, DE2, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसके अंदर एक ब्लॉब सेव है, उसका ये हैश है। उसमें एक और ब्लॉब है जिसका हैश ये है, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखना कि ये ब्लॉब कौन सा है। तुम्हें दिख रहा होगा ये ब्लॉक का जो हैश है वो इस वाले ब्लॉक के इक्वल है, क्योंकि ये वाली फाइल हमारी चेंज नहीं हुई तो उसने एक नया ब्लॉब नहीं क्रिएट करा। उसने सिर्फ उस वाले ब्लॉब को रेफर करा है जो हमारा पहले से स्टोर था। ठीक है, तो मैं अभी इसमें रेफरेंसेस बनाऊंगा तो ये वाला रेफर कर रहा है इस वाले ट्री को। हमारा ट्री तो मॉडिफाई हुआ है जिसका नया हैश भी बना है, पर वो ट्री अब उसी पुराने वाले ब्लॉक को रेफर कर रहा है। मतलब उसमें से एक ब्लॉक हुआ है जो पुराना है, एक नया भी ऐड करा है। अगर नया ऐड नहीं करते तो फिर वो सेम ट्री हो जाता जो ये वाला। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा। अब तो हमारे इसमें चार कमिट्स हो गए हैं। चार कमिट्स में सिर्फ तीन ट्री बनी है। ठीक है, चार क्यों नहीं बनी ट्री, क्योंकि एक कमिट ऐसा है जिसमें कि ट्री का सारा कंटेंट सेम था, तो वो ट्री नई नहीं बननी पड़ी, नई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा और पुराने को उस कमिट ने रेफर कर दिया। और ऐसे ही एक ब्लॉब, हमारे चार कमिट हुए हैं पर ब्लॉब तीन ही बने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरनल इसका जो गिट का चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, जिसमें से अगर हम कमिट हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें ये जो ब्लॉब्स हैं और ट्रीज हैं ये चीजें नहीं दिखाते, हम सिर्फ इसके कमिट्स दिखाते हैं। और अब गिट लॉग जो है हमारा, गिट लॉग के साथ एक ऑप्शन आता है हाइफन हाइफन ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, वो ग्राफ इस गिट हिस्ट्री को दिखाता है ग्राफ फॉर्म में। जैसे हमारा जो लॉग है ना,
तो इसके स्टार्टिंग में इसने कुछ सिंबल डाल दिए, जैसे ये एस्ट्रिक जो है वो एक कमिट को दिखा रहा है, ये जो लाइन है वो उसके कनेक्शन को दिखा रहा है, ऑर्डर। अब इसमें पेरेंट जो नीचे है वो उससे ऊपर वाले का पेरेंट है, ठीक है। अभी हमारी लीनियर हिस्ट्री चल रही है, तो इसमें अभी सीधी लाइन बनी हुई है। पर जैसे कल मैंने एक वो दिखाया था डायग्राम, जिसमें हमारा दो अलग अलग ब्रांचेस सेपरेट हो गई थी जो कि पैरेलल काम कर, वो भी इसमें दिख जाती है जब हम उसमें बनाएंगे ब्रांचेस अपनी, तब देखेंगे इसको दोबारा, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि स्टेजिंग एरिया देख लिया, उसका स्टेजिंग एरिया, ट्रैक वर्सेस ट्रैक देख ली, हिस्ट्री, अच्छा ये वाली चीज में देखी, ठीक है। अब मैं एक और चीज बोल रहा हूँ कि अब हमने अपने कमिट को सेव कर लिया जो पुराना कमिट था, पर ऐसा हुआ कि मान लो उसमें, ठीक है चलो वो पुराना वाला मैं वो कमिट छोड़ो, अभी एक नई फाइल बना, टच डेटा डॉट जेसन, या हाँ डेटा डॉट जेसन बना दे, ठीक है। डेटा डॉट जेसन नाम की मैंने एक फाइल बनाई, यूटिल्स डॉट सी नाम की मेरे पे एक फाइल है, उसमें फाइल को मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, इसको दोबारा खोल देता हूँ, यूटिल्स डॉट सी। तो utils डॉट सी एक सिंपल सी फाइल है जिसमें एक फंक्शन है void greet, ये एक स्ट्रिंग को ले रहा है, सी अगर समझ में नहीं आएगी तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम गेट सीख रहे हैं, ये बाद में देखेंगे। हेलो परसेंट एस बैक स्लैश यहाँ पे नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा फंक्शन है ये, utils डॉट सी में मैंने कुछ एडिशन करा। अब मैं यहाँ पे अगर देखूंगा तो गेट स्टेटस करूंगा, ठीक है। तो मुझे दो अलग अलग चीज दिख रही है, एक दिख रहा है कि गेट नॉट मतलब चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट एंड अनट्रैक्ड फाइल डेटा डॉट जेसन। तो ये वाली फाइल जो हमारी नई फाइल बनी है, जो कि अभी तक गिट ट्रैक करना स्टार्ट नहीं करा है गिट ने जिसको, तो वो ये है। एक ऐसी फाइल है जिसने जो उसको गिट ट्रैक कर रहा है पहले से, जो कि कमिट भी हो चुकी है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं, ठीक है। तो दो फाइल्स हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा डॉट जेसन को ऐड कर देता हूँ और मैं एक नया कमिट बना देता हूँ, ठीक है। एक कमिट बना देता हूँ, some meaningful additions, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक कमेंट बनाया, इसको क्लोज करा और इसमें कमिट हो गया। मैं गिट स्टेटस देखूंगा तो हो नो, utils डॉट सी में भी मैंने कुछ चेंजेस करे थे जो कि मैं कमिट में ऐड करना भूल गया, पर वो कमिट में ऐड होने चाहिए थे क्योंकि वो साथ साथ में थे। अब मैं क्या करूं, मैंने तो कमिट चेंज मतलब कमिट ऐड कर दिया, और कल मैंने बताया था कि कमिट मॉडिफाई नहीं हो सकता है, कोई भी कमिट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बन गया तो वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पे अगर, हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तुम्हें, तो मैं एक और वो ऐड कर दिया मैंने, जिसमें मैंने मेरा कौन सा, ये वाला, ये वाला हैश ऐड हो चुका है, मतलब एक कमेंट बन गया जिसका हैश ये है और इसका पेरेंट ये है, ठीक है। अब मैं इसमें ट्री और ब्लॉब नहीं बनाऊंगा। तो ये एक ऐसा कमिट है जो कि हमने कर दिया, पर इसमें जो सारी फाइल्स थी कुछ फाइल ऐड करना हम भूल गए, ठीक है। अब अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब या तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक नया कमिट दोबारा बनाऊं जिसके अंदर ये वाली फाइल ऐड करके डाल दूं। और ये वाली फाइल ऐड क्यों नहीं है कमिट के अंदर, क्योंकि ये स्टेज नहीं करी थी मैंने, ठीक है। ये स्टेजिंग एरिया पे नहीं डाली थी, इसका इसलिए वो स्टेज मतलब कमिट पे ऐड नहीं हुई जो हमारे लास्ट, ठीक है। अ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ कि इसको दोबारा स्टेजिंग एरिया पे डालूं और फिर उस वाले एक नया कमिट बनाऊं, गेट ऐड में utils डॉट सी, ठीक है। अब वो चली गई होगी स्टेजिंग एरिया पे। अब मैं एक नया कमिट बना सकता हूँ, गेट कमिट। पर इससे क्या होगा
इससे एक तो ये होगा कि एक हमारी जो की रेपोजिटरी की हिस्ट्री है वो एक क्लटर हो जाएगी फालतू, क्योंकि ये जो मैं कमिट बनाऊंगा वो कोई मीनिंगफुल कमिट नहीं है, बस उसमें एक ऐसी फाइल थी जो कि मैं गलती से डालना भूल गया। तो अगर मैं इसके लिए कोई नया अगर वो कमिट बनाऊं तो हमारी एक फालतू कमिट बढ़ जाएगा, जिससे खाली हमें हिस्ट्री क्लटर्ड दिखेगी खाली, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं अपने लास्ट कमिट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। उस कमिट को मॉडिफाई करने का मतलब क्या होगा वो अभी हम देखते हैं, और उसको करने का तरीका क्या है कि उसको करने का तरीका ये है कि उसकी कमांड है गेट कमिट, फिर उसमें एक ऑप्शन यूज होता है जो कि है हाइफन अमेंड, हाइफन हाइफन अमेंड। ठीक है, हाइफन हाइफन अमेंड अगर मैं लिखूं और फिर एंटर दबा दूं तो मेरा कोड एडिटर खुल जाएगा। जैसे कि मैं अगर एंटर दबाता हूँ तो फिर मेरा कोड एडिटर दिखा, जिसके अंदर मेरा पुराना वाला कमिट का मैसेज, ठीक है, जो लास्ट कमिट है उसका मैसेज दिख रहा है, सम मीनिंगफुल एडिशंस। और फिर इसमें बाकी इंफॉर्मेशन जो जो है वो दिखा रही है। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ वो कमिट के मैसेज को चेंज करना है तो मैं, अगर नहीं करना तो मैं इसे ऐसे ही हटा दूंगा। इसको मैंने ऐसे हटा दिया तो वो कमिट उसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, और उसकी नई हैश आ चुकी है। अब अमेंड करने का मतलब होता है पुराने वाले को चेंज करना। अब मैं गिट लॉग करूंगा तो मेरा पुराना वाला कमिट चेंज हो चुका है। अगर यहाँ पे तुम देखोगे पुराने वाले की हैश जो थी वो ये थी, पुराने वाले की हैश थी FDC 4B3B। पर अगर जो अब नया कमिट ऐड हुआ है वो उसकी हैश है ये। मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो अमेंड करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो पुराने वाले कमिट को मॉडिफाई नहीं करता, पुराने वाले कमिट को वो डिलीट कर देता है। तो ये वाला कमिट हो गया होगा डिलीट, उसमें एक नया कमिट ऐड हुआ होगा, उसमें एक नया कमिट ऐड हुआ होगा जिसकी अब हैश ही है। तो ऐसे करके हम पुराने वाले कमिट को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करने का ये मतलब नहीं है कि एक्चुअल तुमने वो वाला कमिट बदल दिया है। वो वाला कमिट हट जाता है, वो हिस्ट्री से ही गायब हो जाता है, और एक नया कमिट ऐड हो जाता है जो कि जिसमें जो नए मॉडिफिकेशन है वो सारे आ जाते हैं। ऐसे करके हम पुराने वाले कमिट को अमेंड कर सकते हैं। और ये ज्यादातर यूज तब होता है जब ऐसे हमारे कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम कुछ फाइल ऐड करना भूल गए हैं गलती से, या कुछ एडिशंस है, कुछ चेंजेस हैं जो कि हम ऐड करना भूल गए हैं पुराने वाले कमिट, पिछले कमिट पे, तब हम ये चीज यूज करते हैं। और गिट अमेंड वैसे जनरली रिकमेंड किया जाता है कि यूज ना करा जाए। एक कंडीशन सिर्फ ये वाली है जहाँ पे हमारी फाइल मॉडिफाई करना मतलब ऐड करना भूल गए कमिट से, कमिट में वो जो नेसेसरी फाइल्स हैं वो ऐड करना भूल गए, तो हम फालतू के कमिट्स नहीं बनाना चाहते जो कि हमारी हिस्ट्री को क्लटर करेंगे, तब एक ये वाला केस। बाकी केसेस पे हमें अमेंड नहीं करना चाहिए अपने जो पुराने कमिट है, क्योंकि इससे पुराने वाले कमिट जो होता है डिलीट हो जाता है, और फिर बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, बाद में वो हम देखेंगे कब कैसे केसेस में अमेंड हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी हमने इतनी चीजें सीख ली कि हमने एक कमिट बनाना सीख लिया, हमने लॉग देखना सीख लिया, स्टेटस देखना सीख लिया, हमने स्टेजिंग एरिया देखा कि क्या होता है, ट्रैक्ड फाइल देखी क्या होता है कि उसमें, और अनट्रैक्ड फाइल और ट्रैक्ड फाइल क्या होती है। जब अनट्रैक्ड फाइल को ऐड कर दो तो वो एक ट्रैक्ड फाइल बन जाती है। तो उसकी हिस्ट्री मतलब कमिट ऐड करना वो हमने देख लिया, और हाइफन एम वाला तरीका भी देख लिया। एक हाइफन ए होता है, हाइफन ए क्या होता है वो देख लेते हैं। गेट कमिट हाइफन एच, हाइफन ए, हाँ, क्लियर। अच्छा, हाँ, तो जैसे मैंने इसमें अभी गिट स्टेटस चेक करेंगे तो इसमें अभी सारी चीजें क्लीन है। और अगर मैं इसमें कुछ नई फाइल्स ऐड करूँ जैसे डेटा डॉट, वो तो कर दी थी, लिब डॉट सी कर देता हूँ। ऐसे करके कोई फाइल ऐड करी है, और जो भी चेंजेस करे मैंने इस वाले वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं जैसे
हाँ, VS कोड खोलता हूँ, यहाँ पे कोई फाइल नहीं। तो उसमें मैं दोबारा कोई चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि एक नया फंक्शन ऐड कर देता हूँ, मान लो वॉइड। ठीक है, तो मैंने ये फाइल चेंज कर दी। तो मेरे अब वर्किंग ट्री में तो कुछ फाइल्स है अनट्रैक्ड है और कुछ फाइल है मॉडिफाइड है। तो एक कमांड होता है जिसमें हमें स्टेजिंग एरिया को स्किप कर सकते हैं। स्टेजिंग एरिया को स्किप करना मतलब सीधे हमारी जो वर्किंग ट्री है उससे डायरेक्ट कमिट करके हिस्ट्री पे सेव कर दें। तो उसमें बस ऐसा करना होता है कि गेट कमिट -a। -a मतलब ऑल फाइल्स को जो है वो कमिट कर दो। और फिर अब इसके लिए हम एक या तो अगर ऐसे करेंगे एंटर, तो हमारा वो एडिटर खुल जाएगा। अगर हमें एडिटर नहीं खोलना है, सीधे मैसेज डालना है, तो हम यहीं से डाल सकते हैं। पर चेंजेस कुछ भी डाल दो मैसेज तो। ठीक है, तो ऐसे करके सारी चीजें वो हो गई हमारी कमिट, सीधे वर्किंग ट्री से डायरेक्ट कमिट हो गई, स्टेजिंग एरिया पे नहीं जाना पड़ा। पर अगर तुम दोबारा गिट स्टेटस देखोगे तो एक चीज है, lib.c ऐड नहीं हुई। lib.c क्यों ऐड नहीं हुई? lib.c इसलिए ऐड नहीं हुई क्योंकि वो अनट्रैक्ड फाइल है। वो एक ट्रैक, अभी तक गिट उसे ट्रैक करना स्टार्ट ही नहीं करा है। तो ऐसी फाइल जो अभी तक ट्रैक होनी स्टार्ट नहीं हो, उसको -a से तुम डायरेक्ट वर्किंग ट्री से उसमें नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी पहले ट्रैक करना पड़ेगा। वो ट्रैक करने के लिए क्या करते हैं, गेट ऐड lib.c। तो ऐसे करके वो फिर ट्रैकिंग में आ जाएगी। अब स्टेजिंग एरिया पे डायरेक्ट आ जाती है। जब भी कोई अनट्रैक्ड फाइल को, जो न्यू अनट्रैक्ड फाइल है उसको हम डायरेक्ट अगर ऐड करते हैं तो वो स्टेजिंग एरिया पे आ जाती है। तो इसको फिर अब दोबारा हम कमिट कर सकते हैं -m और फिर न्यू चेंजेस। ठीक है, तो ये भी एक कमिट हमारा बनते जा रहा है। जब स्टेटस देखेंगे तो वो खाली है, और गिट लॉग -हाइफन ग्राफ देखेंगे तो हमारी एक हिस्ट्री बन चुकी है। अब जो ये है, इसमें हमारा जो लॉग काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। तो इसमें जो गिट है उसने पूरे लॉग एक साथ प्रिंट नहीं कर दिया। उसने एक वैसे ही जैसा लेस में आता है, लेस या मोर में एक पेज टाइप का, तो वैसे ही दे रखा है जिसमें हम एंटर एंटर दबा के नए नए वो प्रिंट कर सकते हैं। इसको अगर एग्जिट करना है तो क्यू दबा दोगे तो फिर दोबारा एग्जिट। ठीक है, तो अब इसमें हमने इतने सारे कमिट्स ऐड कर दिए हैं। तो ये सारी हिस्ट्रीज है हमारी, जो अलग अलग पॉइंट्स थे हमारे फाइल के अंदर, जहाँ पे हमने कुछ ना कुछ चीजें वो करी थी, क्या चेंजेस या मॉडिफाई, और वो करके सेव करी थी। ठीक है, अब जैसे कि इसमें हमने ये देख लिया। और -v वाला जो है ना, -v वाले में इतना होता है कि अगर मैं एक नया, नहीं वो अभी बाद में देखेंगे, अभी डायरेक्ट पहले नहीं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें बता दी, गिट लॉग बता दिया। हाँ, गिट लॉग के साथ बहुत सारे अलग अलग स्विचेस होते हैं, जैसे कि क्लियर करता हूँ, यहाँ पे साइड बाई साइड देख लेते हैं। तो गिट लॉग डायरेक्ट करोगे तो उसमें तुम्हारी हिस्ट्री दिखती है अपनी सारी। ठीक है, जो लॉग्स हैं वो सारे अपने दिखेंगे। इसको क्यू दबाओगे तो ये एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे से। अब इतने सारे हम जब अपनी हिस्ट्री में कमिट करते जाएंगे तो कमिट बहुत सारे बनते जाएंगे। ठीक है, अब जब हम इतने सारे कमिट्स करते जाएंगे तो हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री में कमिट बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम इतने सारे एक साथ नहीं देखना चाहते। हमें लास्ट n कमिट्स देखने हैं, तो उसका तरीका होता है कि गेट लॉग फिर हाइफन करके जितने भी कमिट तुम्हें देखने हैं उतने कमिट का नंबर डाल दो। जैसे मुझे 5 कमिट्स देखने हैं, लास्ट 5 कमिट्स, तो मैं 5 डाल दूंगा, गेट लॉग -5। तो मुझे सिर्फ लास्ट के 5 कमिट्स दिखाएगा वो। ठीक है, और अगर मैं गेट लॉग -1 कर दूं तो जो एकदम लास्ट कमिट है वो दिखाएगा, जैसे ये वाला। ऐसे करके हम अपना नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने हमें कमिट देखने हैं। गेट लॉग हाइफन ऑल करेंगे तो हाइफन ऑल से ये होता है कि सारे कमिट्स दिख जाते हैं हमें, जो जो हैं। ठीक है, अब हाइफन ऑल का मतलब अभी तुम्हें अभी अच्छे से समझ नहीं आएगा। पर अभी जब हम ब्रांचेस चेंज करेंगे अपनी,
और अभी कहीं किसी और कमिट में मूव करेंगे, किसी और कमिट को चेकआउट करेंगे, तो उस टाइम तुम्हें हाइफन हाइफन ऑल का समझ आएगा। अभी के लिए याद करना कि ये भी एक स्विच होता है। और गेट लॉग हाइफन हाइफन ग्राफ का मैंने बता दिया है कि वो एक आस्की फॉर्मेट में हमारा ग्राफ दिखाता है कि हमारा हिस्ट्री कैसे बन रही है। और गेट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन में क्या होता है कि ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में हमारे कमिट्स को दिखाता है। ये जैसे इसमें तो लॉन्ग फॉर्म आ रहा है ना, ऑथर डेट सारी चीजें दिखा रहा है, इतना लंबा उसका एज दिखा रहा है। गेट लॉग वन लाइन करेंगे तो उसमें बस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसका इनिशियल के कुछ कैरेक्टर्स हैश के, और फिर जैसे ये ब्रांच और वो रेफरेंसेस जो है उसके अंदर वो, और फिर उसको कमिट का मैसेज। तो ये जो अलग अलग कमिट है वो और उनके मैसेज दिख रहे हैं। ठीक है। और भी चीजें हैं जैसे कि हमें देखना है कि किसी पर्टिकुलर ऑथर के हमें कमिट्स देखने हैं, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, गेट लॉग हाइफन हाइफन ऑथर, ऑथर, और फिर ऑथर का नाम नरेंद्र रावत। जैसे इसमें तो एक ही ने ऐड करा ना, नरेंद्र रावत, तो नरेंद्र रावत के सारे इसमें कमिट्स दिख गए। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ऑथर्स के तुम देख सकते हो। और अगर तुम्हें देखना है कि कौन सा ऐसे कमिट्स है जिसमें कोई पर्टिकुलर फाइल चेंज हुई है, तो उसको देखने के लिए है कि गेट लॉग हाइफन हाइफन फिर स्पेस देखिए, हाइफन हाइफन के अराउंड स्पेस है दोनों साइड, और फिर जिस भी फाइल को देखना है कि किस वाले कमिट्स में वो फाइल चेंजेस हुई है, तो उस फाइल का नाम डाल दो बस, जैसे गेट लॉग स्पेस हाइफन हाइफन स्पेस मेन डॉट सी। तो इसमें वो कमिट्स दिख जाएंगे जिस कमिट्स में मेन डॉट सी में कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो इतने सारे कमिट्स हैं जिसमें मेन डॉट सी में चेंज हुए हैं। और गिट लॉग हाइफन हाइफन सिंस, जैसे गेट लॉग हाइफन हाइफन लॉग, नहीं, गेट लॉग हाइफन हाइफन सिंस करोगे तो इसमें फिर तुम अपना टाइम डाल सकते हो कि अ, कौन से टाइम से तुम्हें देखना है कि चेंजेस हुए हैं। जैसे मैं अभी तो 10 मिनट्स कर देता हूँ, तो 10 मिनट्स में कितने चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे सारे। ठीक है, ऐसे करके तुम कुछ टाइम्स डाल सकते हो अपने, जो 1 डे, 1 ईयर, 1 मंथ, 2 मंथ, ऐसे करके जो भी है वो सब डाल सकते हो साथ में। और सिंस और आफ्टर एक ही तरह काम करता है, हाइफन हाइफन आफ्टर और अनटिल, वो नाम से समझ आ रहा होगा। इस टाइम तक के जो चेंजेस है वो दिखेंगे, ऑथर वाला बता दिया। अब ऐसे तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को देखना है कि वो कौन से कमिट में है, जैसे कि गेट लॉग हाइफन हाइफन नहीं हाइफन एस। तो मान लो मुझे ऐसे कमिट्स देखने हैं जिसमें यू ग्रीट नाम का फंक्शन, ग्रीट नाम के स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं, जहाँ पे भी ऐसे चेंजेस है जिसमें ग्रीट इन्वॉल्व, ग्रीट वर्ड। तो मैं से एंटर करूंगा तो इसमें ऐसे चेंजेस दिख जाएंगे जिसमें वो चेंजेस इन्वॉल्व है जिसके अंदर ग्रीट भी इन्वॉल्व होगा, जो चेंजेस हुए होंगे उसमें ग्रीट वर्ड ऐड होगा। ठीक है, ये हो गया। और गिट लॉग हाइफन पी का अभी बताऊं क्या, ये रहने देते हैं, ये बाद में देखेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, बाकी बाद में देखेंगे।